अरे आगरा वाले एक तरफ पानी भरा है क्या? सब एक तरफ बैठे हुए हैं। सर वाले तो देखना पड़ता है ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आगे वाली बस उससे कुछ नहीं करेक्ट। हाँ तो एक्चुअली ये जो नोएडा सेक्टर 4 है ना, इसमें जो स्क्रीन है वो पीछे लगी। हाँ तो वो उतना दूर है कि हाँ बस ये दिखता है कपड़े पहन के आए हो तुम लोग, बस और कुछ नहीं दिखाया। हाँ नहीं कुछ ना कुछ, खैर। हाँ भाई आप सब लोग आ गए? अरे स्पंदना आज कैसे आना हुआ बेटा? सर वो एक्चुअली टर्म के एग्जाम्स चल रहे थे सर, सो इसलिए ज्वाइन। अच्छा तो ये तो चलते रहेंगे बेटा, ये एग्जाम्स तो होते रहेंगे। हाँ सर वो कैचअप कर। अच्छा और नोएडा के आ गए सारे बच्चे? आयुष आयुष आ गया भाई, आयुष। और कौन था? आजाद नहीं, अशरफ, अतुल, अशरफुल आया भाई। ओजस ना? अच्छा तो कोई ओझा भी है क्या? अच्छा हाँ भाई, तो लास्ट क्लास में कहां पर थे यार? थोड़ा सा 1-2 मिनट, जरा 5 मिनट के लिए ना, ये जो हमने लास्ट क्लास में कुछ फैक्टर्स पढ़े थे, एक बार जरा उसको दोबारा बोलेंगे, क्योंकि ये इंदिरापुरम के कुछ नालायक लोग ये कह रहे हैं कि हमारी आवाज नहीं आ रही, जबकि नोएडा सेक्टर 4 से लास्ट क्लास मैंने ली थी। तुम सबको पता है कि यहाँ क्या चल रहा था ना। ये बीच में कभी गोल हो जाते थे, कभी बताते थे हमारा वीडियो किसी ने ऑफ कर दिया। तो बहरहाल तो जरा 5 मिनट के लिए एक बार रिवीजन कर रहे हैं, और तुम लोग भी एक बार जल्दी जल्दी दोहरा लो। और ये बड़े आसान आसान से फैक्टर्स हैं, एक बार फटाफट इनके बारे में बात कर लेते हैं। जब हम बॉन्ड एंगल्स को कंपेयर कर रहे थे, तो बॉन्ड एंगल्स के कंपैरिजन में कुछ 4 फैक्टर्स हैं जो यूज किए जाते हैं। 4 फैक्टर्स का ध्यान में रखना पड़ता है। बॉन्ड एंगल का मतलब समझ रहे हो ना, कि जैसे किसी मॉलिक्यूल में दो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस समझ रहे हो ना, जैसे ये इंटरन्यूक्लियर, तो उनके बीच का जो भी एंगल होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो बॉन्ड एंगल किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, इसके बारे में लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था। उसमें जो फैक्टर्स हमने लिखे थे वो इसी सीक्वेंस में ही देखने चाहिए हमें। इसी सीक्वेंस में मतलब सबसे पहले अगर आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, तो सबसे पहले 2 आदमी लेके आइए जिनके बॉन्ड एंगल कंपेयर करने हैं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उन दोनों में जो सेंट्रल एटम है, उस सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लीजिए। तो मान लीजिए सेंट्रल एटम में एक सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp, और दूसरे वाले सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है सपोज sp2, और तीसरे का आ रहा है सपोज sp3। हो सकता है ना, हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हो सकते हैं। तो जिसका sp आ रहा है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी, जिसका sp आ रहा है वो एक लीनियर मामला होगा। sp का मतलब s और p से बना होगा, और वो 180 डिग्री का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बीच का एंगल होगा, यानी वो एंगल सबसे बड़ा होगा। 180 से बड़ा कोई एंगल नहीं होगा, ठीक। जो sp2 होगा अगर हाइब्रिडाइजेशन, तो वो 120 वाला होगा, और जो sp3 वाला है वो 109 डिग्री वाला होगा। तो एक चीज डिसाइड हो गई थी लास्ट क्लास में हमारी, कि अगर आपको आंसर अपना हाइब्रिडाइजेशन से मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि लास्ट क्लास में हमारी बात हुई थी कि अगर आप हाइब्रिडाइजेशन से आंसर निकालते हैं तो बिल्कुल ठीक है, sp का बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा होना चाहिए, फिर sp2 का, फिर sp3 का। और उसका एक छोटे से एक आध एग्जांपल तुमने देखे थे कि भाई ये नहीं है वो एग्जांपल, ठीक। तो हमने कुछ एग्जांपल देखे था जिसके अंदर अगर मेरा हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो sp के केस में जो एंगल निकल के आएगा वो 180 डिग्री निकल के आएगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 बन गया तो जो एंगल निकल के आएगा वो 120 के आसपास निकल आएगा, और अगर sp3 बन गया तो एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक। जैसे अगर यहीं पर एग्जाम्पल भी लिखना चाहे, तो मान लो मेरे पास मीथेन, या मेरे पास सपोज इथीन है C2H4, या फिर इथाइन है C2H2। तो तुम देखोगे जो भी 2 ही कार्बन का आदमी ले लेते हैं, इसको CH4 की जगह इथेन ले लेते हैं। तो अब ऐसे में जैसे सपोज ये हो गया हमारा C2H4 C2H6, ठीक। अब ये 3 लोग, अब इन तीनों में अगर ध्यान से देखें तो जो C2H6 है, उस C2H6 में 2 कार्बन है, और इन 2 कार्बन से 3 तरफ हाइड्रोजन लगे, ये एक H, दूसरा H, तीसरा H, एक H, दूसरा H, तीसरा H। और दोनों कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, मेरे ख्याल से इतना तुम सब पढ़ चुके हो, ये दोनों ही sp3।
अब ये दोनों कार्बन है sp3 क्योंकि सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड्स विदाउट लोन पेयर, तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो दोनों कार्बन sp3। जो दूसरा वाला आदमी है वो C2H2 है जिसमें डबल बॉन्ड, ये ऐसा होगा, 2 हाइड्रोजन इधर लगे होंगे, 2 हाइड्रोजन इधर लगे होंगे। इस केस में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2, क्यों? क्योंकि इसमें 3 ही सिग्मा बॉन्ड्स हैं, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, एक तो पाई बॉन्ड है और लोन पेयर है नहीं, तो इसका इसका स्टेरिक नंबर 3 होगा और स्टेरिक नंबर 3 की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाए। चलिए ठीक है। अब तीसरा आपने लिखा है इथाइन। इथाइन का मतलब है C ट्रिपल बॉन्ड C। इसमें भी मुझे लगता है सब लोग एग्री करेंगे, इसमें जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 ही सिग्मा बॉन्ड्स हैं, एक सिग्मा बॉन्ड लेफ्ट साइड में लगा है, एक सिग्मा बॉन्ड राइट साइड में लगा है, इसका मतलब ये हुआ दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp। अब ऐसे में अगर एंगल का कुछ कुछ दिमाग लगाया जाए तो साफ समझ में आता है सर, अगर आप एंगल की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो एंगल निकल के आएगा जिसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है वो सबसे छोटा निकल के आएगा। आप कोई भी एंगल ले सकते हैं, मतलब समझ लो ये बनाया हमने अजीब तरह से, बट दिस इज टेट्राहेड्रन, दिस कार्बन इज टेट्राहेड्रन। तो आप चाहे इस एंगल की बात करें, चाहे इस एंगल की बात करें, चाहे इस एंगल की बात करें, दे ऑल आर ऑलमोस्ट 109 डिग्री के आसपास। ठीक, यहां पर भी ऐसे ही बोल सकते हैं कि चाहे आप इस एंगल की बात करें, चाहे इस एंगल की बात करें, चाहे इस एंगल की बात करें, दे आर ऑलमोस्ट 120 डिग्री, और ये लीनियर सिस्टम होगा जिसका एंगल कितना होगा 180। तो इस तरह से अगर हाइब्रिडाइजेशन का अंतर दिखाई दे गया सपोज, तो ऐसे में आप एंगल को कंपेयर कर सकते हैं और एंगल सबसे अच्छा निकल के आना चाहिए sp में, क्योंकि इससे बड़ा एंगल किसी के पास नहीं होगा जो लीनियर, भाई इससे ज्यादा तो कोई एंगल हो नहीं सकता। तो इसका मतलब हुआ sp अगर आप हैं तो आप जीत गए sp2 से, और sp2 जीत गया sp3 से। लेकिन ये वाला जो क्राइटेरिया है बॉन्ड एंगल निकालने का, ये सिर्फ सबसे पहला क्राइटेरिया है। जरूरी नहीं है कि आपका आंसर इसी क्राइटेरिया से आ जाए, लेकिन अगर इससे आ गया, सबसे पहले तो यही देखेंगे, अगर इससे आ गया तो बहुत बढ़िया। ठीक, फिर मैंने ये भी बोला था कि अगर इससे आंसर ना आया तो क्या होगा। हमने कहा ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब सेंट्रल एटम ये कह रहा था कि हम सबका हाइब्रिडाइजेशन से, हम सब जगहों पर हमारा हाइब्रिडाइजेशन से, तो उस केस में फिर आपको सेकंड क्राइटेरिया बनाना था कि इफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम सेम देन चेक द नंबर ऑफ लोन पेयर्स। यानी अगर आपके सेंट्रल एटम पर फिर आप लोन पेयर चेक करिएगा। यानी अगर मान लीजिए जैसे यहां एग्जांपल लिखा भी है कि इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, इसका नाइट्रोजन का भी sp3 है, इस वाले ऑक्सीजन का भी sp3, तीनों लोगों के सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो आप आंसर निकाल ही नहीं सकते क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो कॉमन है। नाउ सेकंड वाला क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया क्या था? लोन पेयर वाला। तो जहां पर लोन पेयर ज्यादा होंगे या जहां पर लोन पेयर कम होंगे, उनको डिसाइड कर लेते हैं कि लोन पेयर ज्यादा होने से एंगल कम हो जाएगा या लोन पेयर कम होने से एंगल कम हो जाएगा। तो लॉजिकल है कि जितने ज्यादा उस सेंट्रल एटम पे लोन पेयर होंगे, वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को उतना ही, क्योंकि लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन तगड़ा होता है, तो जो लोन पेयर होंगे वो आपस में भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेंगे। तो ऐसे में सब जो एंगल है वो बॉन्ड पेयर का वो जो डंडे वाला एंगल है वो थोड़ा सा दबेगा, और एंगल के कम दबने से वो जो बॉन्ड्स के दबने से एंगल जो है वो छोटा हो जाए। यानी कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन से आंसर निकालेंगे, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया तो उस केस में लोन पेयर को चेक करेंगे सेंट्रल एटम के, और सेंट्रल एटम के लोन पेयर के बढ़ने से बॉन्ड एंगल छोटा होता हुआ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे यहां पर आपके पास सेंट्रल एटम पे एक भी लोन पेयर नहीं है, तो आप बहुत बढ़िया 109 डिग्री 28 मिनट बिल्कुल बढ़िया चमक रहा है। इस केस में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, लेकिन ऊपर एक लोन पेयर, और ये वाला लोन पेयर बॉन्ड पेयर को ऐसे समझो प्रेस करेगा, चारों तरफ से प्रेस करेगा सारे बॉन्ड पेयर को। जब ये सारे बॉन्ड पेयर को प्रेस करेगा तो एंगल जो 109 था वो थोड़ा सा दब के 160 डिग्री के आसपास चला जाएगा। और पानी के अंदर आपने देखा था 2 लोन पेयर, दोनों लोन पेयर चारों तरफ से दोनों डंडों को दबाएंगे, दबाने की वजह से एंगल और छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का सेम हो जाता है तो डिसाइडिंग फैक्टर विल बी नंबर ऑफ लोन पेयर्स, मोर द लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम लेसर विल बी द बॉन्ड एंगल। ये 2 बातें हो गई थी हमारी। हाँ सर। अपराजिता हो, तुम आई हो? ये समझ में आ रहा है? ठीक, अब अपराजिता तुम थोड़ा सा फोकस में आओ, आइए। और वो पीछे प्रज्ञा मैम बैठी हैं शायद, है प्रज्ञा है आज? हाँ, कौन सा चैप्टर चल रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जाग रही है इसका मतलब, बहुत बढ़िया। अब सोहम यस सर। अरे कैसी बातें करो, एब्सेंट कहाँ होता है? सोहम ऑलरेडी बिल्कुल जाग रहा है एकदम। सोहम टीवी ऑन कर दिया? सर टीवी ऑन नहीं है सर। पढ़ाई कर रहा है ना? यस सर, आप ही को सुन रहा हूँ। बहुत बढ़िया, शाबाश। लवली, तुम्हें ये बात, यहाँ तक की बात समझ में आ गई थी बेटा? यस
ठीक, अच्छा और आगे बढ़ते हैं। अब आती है तीसरी दिक्कत। तीसरी दिक्कत क्या है? सर आपने सेंट्रल एटम का लोन हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लिया, मान लीजिए आंसर आ गया तो बहुत अच्छा लगा, नहीं आया तो सर सेंट्रल एटम के लोन पेयर देख लिए, आंसर आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो फिर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ज्यादातर सवाल मैंने देखे नीट और जेई लेवल पर इस नेगेटिविटी को लेकर सवाल बना देता है, छोटा सवाल कि भाई ऐसा है, क्योंकि सारे एंगल याद करके तो ना जाओगे, कुछ तो अकल लगानी होगी, तो वो अकल आपको इसी तरह से लगानी पड़ेगी। तो वो वही 4 रूल हम याद करना चाह रहे थे। सेंट्रल एटम की निगेटिविटी वाला रूल कब आएगा? जब ऊपर के 2 रूल फेल कर जाएंगे। ठीक, तो हमने सेंट्रल एटम की निगेटिविटी वाली बात की थी, और क्या डिसाइड हुआ था कि अगर आप सेंट्रल एटम की निगेटिविटी की बात करते हैं, जैसे यही था, अगर आप सेंट्रल एटम की निगेटिविटी की बात करते हैं तो अब इसमें जैसे लास्ट क्लास में हमने बताया था कि ये जैसे CH4 है, ये अमोनिया है, ये पानी है, तो पुराना हो गया। आगे वाला लगता है यार, वो वाला एग्जाम्पल कहाँ गया? अच्छा, ये तो पुराना वाला हो गया ना हमारा। अच्छा, यहां से मैंने समझाया था, वो आगे लिखा होगा। ठीक, तो यहां से मैंने समझाया था कि भाई ये बताइए यहां पर सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशंस क्या है। तो देखो, अब यहां पर उस दिन भी बोल रहा था, आज अभी फिर बोल रहा हूं मैं कि तुम अपनी अकल मत लगाओ, अभी के लिए अपनी अकल नहीं लगाते। हम जैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते वैसे निकालते, बात खत्म। और हम हाइब्रिडाइजेशंस निकालने के लिए क्या करते थे? सबसे पहले सेंट्रल एटम को पकड़ते थे और उससे पूछते थे, ये बता तेरा बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो उससे आदमी कितने लगे हुए हैं, उन आदमियों में अगर कोई ऑक्सीजन दिखता था तो मना कर देते थे कि हमें बाइवलेंट से मतलब नहीं है, फिर वो चार्ज वूर्ज को जोड़ जाड़ के 2 से दे मारते थे, स्टेरिक नंबर आ जाता था। याद है ये वाली बात? यानी सबसे पहले सेंट्रल एटम पकड़ा, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखे, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ नंबर ऑफ एटम्स अटैच ऐड कर दिए, उसके बाद उसके ऊपर चार्ज को घटाया, जोड़ा और 2 से डिवाइड कर दिया। जो भी नंबर निकल के आया वो स्टेरिक नंबर। ये सबके समझ में आ गया था? स्पंदना, ये अटेंड की है क्लास तुमने ये वाली? नहीं सर, अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन वो रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है शेप स्ट्रक्चर्स वगैरह निकालने का। बहुत ज्यादा सवाल जो है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना? यस। तो हमने वही रूल लगाकर हमने इन सब जगहों पर हाइब्रिडाइजेशन चेक किया। तो नाइट्रोजन का तो दिख रहा है कि सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे और आदमी 3 अटैच्ड हैं, तो 5 + 3 और चार्ज इस पर है नहीं, तो 5 + 3 डिवाइडेड बाय 2, that is 8/2 4, and if it is 4, the steric number is 4, then the hybridization should be sp3। अब sp3 है, अब 4 हाइब्रिड लोब्स है, तो फिर 3 आदमी क्या कर रहे हैं? इसका मतलब एक लोन पेयर भी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ अमोनिया एक ऐसा आदमी है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है विद अ लोन पेयर। और सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी सारे के सारे एक ही खानदान के लोग हैं, तो इन सबको सब कुछ लोन पेयर सब एक जैसे नजर आएंगे। इसका मतलब ये हुआ जैसा हाइब्रिडाइजेशन अमोनिया का होगा, स्टेरिक नंबर रूल के अकॉर्डिंगली इन सब का हाइब्रिडाइजेशन सिमिलर होगा। ये ठीक है? तो हमने कहा भाई तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का हर जगह सेम है, क्योंकि तुम सारे एक ही फैमिली के लोग हो और एक ही फैमिली के लोगों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिमिलर होते हैं और नंबर ऑफ एटम्स अटैच सिमिलर ऑलरेडी हैं ही, तो इसका मतलब ये हुआ हाइब्रिडाइजेशन तो कॉमन होंगे ही होंगे। ठीक, फिर मैंने कहा यार हाइब्रिडाइजेशन से काम नहीं चलेगा, लोन पेयर बताओ। उसने कहा जब खानदान सेम है, सब कुछ एक जैसा, तो लोन पेयर भी सेम ही होंगे, तो लोन पेयर भी हर जगह सेम आ गए, यानी लोन पेयर से भी आंसर नहीं आ रहा। अब आंसर कैसे निकलेगा? तीसरे क्राइटेरिया से, एंड दैट इज सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, शायद ये पुरानी कहानी है, हम जानते हैं इस बात को कि जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे उतरते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी कम होती चली जाती है। आगे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, साइज छोटा होता जाता है, और नीचे आने पर साइज बढ़ता चला जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी कम होती चली जाती है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की ताकत कम होती चली जाती है। ठीक, तो इसका मतलब हुआ सर जैसे जैसे आप नीचे उतर, ये हम नीचे उतर रहे हैं भाई, ये लिखा हमने हॉरिजॉन्टल है, जबकि ये है ग्रुप के लोग, समझ लो। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, समझ लो। तो ये नाइट्रोजन ऐसे करके आप नीचे उतर रहे हैं। तो जब आप नीचे उतरेंगे तो ये कंफर्म है सर, ये आदमी जो है ये वाला, इसकी निगेटिविटी सबसे कम होगी। ठीक, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? नाइट्रोजन। अब निगेटिविटी का अंतर तो समझ में आता है, लेकिन इससे बॉन्ड एंगल का क्या रिलेशन है वो एक बार समझ लेते हैं। तो बड़ा क्लियर आसान सा लॉजिक था। लास्ट क्लास में तुम लोगों ने, कुछ लोगों ने सोचा भी था, कुछ लोगों ने उल्टा आंसर भी बताया था। अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये वाले, इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो डंडे में कितने इलेक्ट्रॉन है? डंडे में 2, एक मेरा एक तुम्हारा। इसी तरह से इस डंडे में कितने हैं? 2, एक मेरा एक तुम्हारा। तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये अगर मेरी निगेटिविटी ज्यादा है सेंट्रल एटम की, तो वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास बुलाएगा। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर मेरे पास आ जाएंगे, तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये वाला, ये रिपेल होगा, क्योंकि जितना ज्यादा ये पेयर पास में आएगा, इलेक्ट्रॉन्स उतने ही ज्यादा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के पास आने से उनके बीच का रिपल्शन बढ़ जाता, और रिपल्शन के बढ़ने से बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाता। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सेंट्रल एटम की निगेटिविटी ज्यादा हुई, तो वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास बुला लेगा। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पास बुलाने की वजह से उनके बीच में रिपल्शंस बढ़ जाएंगे और बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाएगा।
यानी समझ में आई, यानी लॉजिक बड़ा क्लियर है। ये वाली कहानी लेकिन तब करेंगे जब पहला रूल फेल कर जाएगा, दूसरा रूल फेल कर जाएगा, और तीसरा रूल जब हमारा काम आएगा तब, जब सेंट्रल एटम की निगेटिविटी हमारा आंसर देगी। और इसमें साफ कहा जाता है मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम मोर विल बी द बॉन्ड एंगल। व्हाई? बिकॉज सेंट्रल एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास बुला लेगा, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास बुलाने से इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शंस बढ़ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ने से बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाएगा। ये हमने लास्ट क्लास में यहां तक डिस्कस किया था। ये सब लोगों को यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर, यस सर, यस सर। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं। ये ठीक है, सारी बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन सर अगर इनके एंगल्स के बारे में ऐसे आपसे पूछूं, मतलब समझ कि थोड़ा बहुत आइडिया बताइए कि किसका ज्यादा किसका कम, तो ये समझ में आता है सर अमोनिया का 160 डिग्री के आसपास होगा। लोन पेयर है तो एग्जैक्टली sp3 वाला तो नहीं होगा, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री बनेगी, लोन पेयर दबाएगा, तो जैसे अभी हमारी बात हुई थी, ये एंगल सर 109 से थोड़ा कम होगा, सपोज 107 डिग्री होगा। ठीक, उस हिसाब से देखा जाए तो फास्फोरस वाले आदमी का एंगल थोड़ा कम हो जाना चाहिए, जैसे अभी हमने पढ़ा, इसका थोड़ा और कम हो जाना चाहिए, इसका और भी कम हो जाना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा सेंट्रल एटम, वो उतना ही बॉन्ड एंगल को बड़ा कर देगा। यानी सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल इसके पास होना चाहिए और सबसे छोटा बॉन्ड एंगल एंटीमनी के पास होना चाहिए। क्लियर है ये? लेकिन जब हमने इसका रिजल्ट देखा ना, मतलब प्रैक्टिकली जब देखा, तो गलत कुछ भी नहीं है, जैसा हम सोच रहे हैं वैसे ही है, लेकिन कुछ हैरानी सी हो रही है। हैरानी ये कि इसका तो 107 है, ठीक है, होना भी चाहिए, बड़ा एंगल होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए, इसका 90 के आसपास, 107 से 90, सुनो काफी चेंज आ गया। तो हमने सोचा होगा वही, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिविटी बढ़ने से बॉन्ड एंगल बढ़ रहा, तो ठीक है होता। इसके बगल वाला कह रहा 90 के आसपास, हमने कहा तुम्हारा भी, क्या हमारा भी, और फिर इससे पूछा हमारा भी 90। हमने कहा ये बात समझ में नहीं आ रही, मतलब समझ लो हमारा रूल गलत नहीं है, हम जो सोच रहे हो सही सोच रहे हैं। हम सोच यही रहे थे कि इसका ज्यादा होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए, हो भी यही रहा है। इसका ज्यादा है 107 के आसपास, बिल्कुल सही, इसका कम है, बिल्कुल सही है, ये 93, इसका उससे भी कम है, ये इसका उससे भी कम है। लेकिन यार ये कमी क्या है सर, ये कैसी कमी है भाई? तो एक ही है ना, कमी क्या है? तो बराबर ही है, दे ऑल आर 90 डिग्री। आप ऐसे समझ लीजिए, दे ऑल आर 90 डिग्री, 91, 92, 93 होता ही क्या है सर ये तो। लेकिन रूल के हिसाब से सर इसका बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा, अगर वो हमसे पूछता भी है कि जरा बॉन्ड एंगल को कंपेयर करिए, तो आप सीधे सीधे लिख के आइएगा सबसे बड़ा ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये, बिल्कुल सही, और हो भी यही रहा। लेकिन हम तो थोड़ा सा और घुसना चाह रहे हैं, इसके अंदर और घुसना चाह रहे हैं। भाई ये तुम्हारी बातें हमें समझ में नहीं आती, इतना क्लोज बॉन्ड एंगल चक्कर क्या है, और क्लोज भी क्यों कह रहे हैं? ये तो 90 है यार, इसे तो 90 कहना चाहिए, 91, 92, दे आर 90 डिग्री। 90 डिग्री का क्या फंडा है? फंडा ये है कि हमारी हाइब्रिडेशन में गलती है। नहीं तुम खुद बताओ, ये नहीं, ये अच्छा लग रहा है कि नहीं? तुम बताओ इस आदमी को, अब पहले हम अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, इन लोगों को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन होने से फायदा क्या होता है। बात समझिए, और ये लोग बेचारे इस चीज से परेशान भी हैं, इस बात से। मैं तुम्हें अभी बताता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मतलब आप खुद ये बताइए, स्टेरिक नंबर रूल के अकॉर्डिंगली इन सब सारे सेंट्रल एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। इसका तो चलिए है ही है, इन सबका भी sp3 होना चाहिए, जस्ट लाइक अमोनिया, सब एक ही फैमिली के, ठीक। लेकिन एक्चुअली बाद में पता चला इन लोगों को कि आपने हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 बोल दिया, जबकि एक्चुअली मेरा सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइज्ड ही नहीं है। ये इनको बाद में पता चला। मान लो सच है, अभी हम बात करते हैं, मान लो सच है कि फास्फोरस को या इस एंटीमनी या इस आर्सेनिक को ये लगता है या ये पता है कि हाइब्रिडाइजेशन जैसा कुछ होता ही नहीं है। इस क्या बोल क्या रहे हैं आप, sp3 हमारे अंदर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं। सोचो अगर ऐसा है, सपोज ऐसा है, ठीक, तो फिर आप एंगल जस्टिफाई कर सकते हैं, तो फिर आप सारे एंगल जस्टिफाई कर सकते हैं। देखो कैसे, हम इसको जरा सा एक बार समझ के देखते हैं। और एक्चुअली ये एक रूल भी है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, और वो तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा। कहना ये चाह रहे हैं हम, तुम अगर एक बार अमोनिया को देखो NH3, तो तुम अगर एक बार देख पा रहे हो तो हम एक बार इसको बना के देखते हैं। नाइट्रोजन को देखें तो ये 1s2 2s2 2p3 होना चाहिए, है ना। और 2p3 को एक बार अलग से बना लेते हैं, ये 2p3 हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। और फिर तुम वही वाला क्राइटेरिया लगाओ जैसे तुम अमोन, हाँ, like this, like this. अब यही हरकत तुम वहां करते होगे जब मैं वहां खड़ा रहता था, यहाँ पर तो यही हरकत तुम कर देते थे। अब क्या जवाब देंगे इस हरकत का?
तो भाई मैं क्या जवाब दूं इसका? अब तो हाँ भाई, एक बार पुराना पढ़ना पड़ेगा, जो भूल गए आप, सारा पढ़ना पड़ेगा इसका, यही जवाब। नहीं तो एक आध जवाब और है, तुम कहो तो वो भी दें। क्योंकि अब उस दिन हरीश सर कह रहे थे मुझसे, बच्चे कह रहे सर, आप बच्चे कह रहे थे कि आप उनके सवालों का जवाब नहीं देते। क्या जवाब? जवाब है हमारे पास, लेकिन हम देना नहीं चाह रहे। मतलब सोचो, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा वो जवाब, तो इसलिए समझो, अपने आप पढ़ो उसको। अब यार पूरा लैटिस एनर्जी लैटिस को दोबारा सोने बताएंगे, एक बार जरा लेक्चर देखो, आ जाएगा समझ में। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आज अभी लैटिस के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, तो इसको ना सड़ाओ, समझ लो, इसको पढ़ो, नहीं तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा जैसे लैटिस था। हाँ, तो इसको उसको कि रिवाइज नहीं करते ना, एक बार रिवाइज भी करना पड़ेगा। अब इसको कम से कम देख लो जो कायदे से पढ़ा जा रहा, नहीं तो हम भूल जाएंगे। और बात को हम क्या पढ़ाने जा रहे थे, सब भूल जाए। तो अब देखो क्या कर रहे थे, ये अमोनिया बना रहे थे, ठीक। अच्छा, अब ये याद करो जरा, हाइब्रिडाइजेशन से पहले तुम मॉलिक्यूल्स कैसे बनाते थे? अगर तुम्हें कुछ याद आ रहा हो तो हम तुम्हें याद दिलाए। तुमने ऐसे एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल ले लेते, तुमने O2 बनाया था, अगर तुम्हें याद, तो O2 के लिए तुमने क्या कहा कि भाई सर ऐसा एक ऑक्सीजन लेके आते हैं जो 8 होता है, और 8 वाला आदमी हो जाता है 1s2, 2s2 और 2p4। तो ऐसे में 2p4 आपने बनाया था, ऐसे 2p4 अगर तुम्हें याद हो, 1 2 3 और 4, यानी सर इसके पास 2p खाली, ठीक। फिर आप दूसरा ऑक्सीजन लेके आए थे, और ये वही पुराना जो हमारा तरीका था, ये आ गया 2s2, ये भी 2p4 हो गया, और ये 2p4 होते ही आपने जो है इनको भी ऐसे बना दिया था, ये 1 2 3 4 ये। और फिर तुमको बताया था ये वाले p ऑर्बिटल ये वाला p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाएगा, और ये वाला p ऑर्बिटल ये वाला p ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएगा, तो एक तो बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड और एक बन जाएगा पाई बॉन्ड। ये वो नॉर्मल तरीका है वीबीटी का, जो बॉन्ड बनाने के लिए बनाया गया। लेकिन फिर एकदम से एक मॉलिक्यूल आया था जिसको हम वीबीटी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे नॉर्मल तरीके से, मीथेन। मीथेन में कार्बन आया, कार्बन ने कहा ऐसा है हमें तो 2 ही हाइड्रोजन चाहिए, जबकि हम तो 4 डंडे बनाएंगे। तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना निकल के आया, जिसको हाइब्रिडाइजेशन का नाम दे दिया गया, ठीक। अब जरा इससे पूछते हैं, इस आदमी से अगर ये कहा जाए कि भाई देखिए ऐसा है, 3 हाइड्रोजन बाहर इंतजार कर रहे हैं, आपसे बॉन्ड बनाना चाहते हैं, ठीक। तो ये अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया, और साथ में ये अमोनिया ये भी जानता है कि उसको अपने लोन पेयर को भी अकोमोडेट करना है, एक लोन पेयर को। तो फौरन के फौरन अमोनिया क्या सोचेगा कि भाई 3 लोग इंतजार कर रहे हैं और एक लोन पेयर को अकोमोडेट करना है, तो एक काम करते हैं, हम 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार कर लेते हैं। तो अमोनिया अपना 1s और ये 3p मिक्सिंग में इन्वॉल्व कर लेगा, और 1s 3p की मिक्सिंग करने से वो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार करेगा, जिसमें एक sp3 में तो लोन पेयर चला जाएगा, और बाकी के 3 sp3 जो होंगे वो आपके सिग्मा बॉन्ड बनाने का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। यानी इस केस में जब आप हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं, तो अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और नाइट्रोजन के एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर, और बचे हुए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ सिग्मा बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन के एटम्स की। ये बताओ समझ गए यहां तक? ये हमारा नॉर्मल अमोनिया बनाने का तरीका, ठीक। बिल्कुल यही सोच के मैंने फॉस्फीन बनाने की कोशिश की, जैसे आप अमोनिया बना रहे हैं वैसे फॉस्फीन बना देते, PS3। तो हमने कहा वैसे हम PS3 बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो PS3 भी तो सेम खानदान है, नाइट्रोजन के खानदान का है, तो PS3 को भी ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो PS3 कैसे बनाते हैं, ये तो हमारा पुराना था, अब हम एक बार PS3 बना के देखते हैं। अब PS3 बनाने के लिए सेम रूल लगाते हैं, एकदम जैसे हम कर रहे हैं। ये फास्फोरस, और फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो 15 होता है। 15 का मतलब है, अगर ऐसे लिखे तो 2,8,5, यानी अगर इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो ये भी 2p 3p3 आएगा। 1s2 2s2 ये करते करते जैसे वो 2p3 था नाइट्रोजन, वैसे ये 3p3 आएगा, ठीक। मतलब इसकी सिचुएशन भी कुछ ऐसी है कि इसके पास भी 3p है, और बिल्कुल नाइट्रोजन जैसे 1 2 3, नाइट्रोजन में 2p3 था, ये 3p3 है, ठीक। अब हमने कहा भाई जिस तरह से नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन की आवाज सुनी, 3 आदमी बाहर खड़े हैं, तुम्हारे ऊपर एक लोन पेयर है, तो ये भी sp3 बन जाएगा। ये कहेगा नहीं यार, मुझे हाइड्रोजन की आवाज नहीं सुनाई देती, हाइड्रोजन बड़ा छोटा सा आदमी, क्या जरूरत हाइब्रिडाइजेशन की, कितने आदमी आना चाहते? हमने कहा 3 आदमी आना, कि तो बुला लो ना। हमने कहा बुला लो मतलब, कह रहा यार 3 सिंगल है, बुला लो, वही वाला पुराना वाला रूल क्या था, एक तुम अपना हाइड्रोजन लेके आओगे ऑर्बिटल, हाइड्रोजन दूसरा ऑर्बिटल अपना लेके आएगा, तीसरा हाइड्रोजन आएगा, सर एक सिग्मा बॉन्ड यहां बना लेंगे, एक यहां बना लेंगे, एक यहां बना लेंगे। बताओ समझे, हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्या है जब आपको 3 आदमी बुलाने हैं और मेरे पास 3 सिंगल ऑर्बिटल हैं? अमोनिया ने इसलिए कर लिया था क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन का साइज छोटा, वो उस हाइड्रोजन की आवाज सुन सकता है, यानी हाइड्रोजन उसको कंपेल कर सकता है कि आप हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार करिए, तब हम आपके साथ बॉन्डिंग करेंगे। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी के साइजेस बड़े हैं, ये हाइड्रोजन की बात ही नहीं सुनते, ये कहते हैं आना है ऐसे आ जाओ।
और क्या ये ऐसे आ सकते हैं? हाँ, जगह भी है, 3 ऑर्बिटल खाली है, सिंगली ऑक्युपाइड, तुम 3 हाइड्रोजन लेके आओ और 3 बॉन्ड बना लो। अब तुम ये बताओ, इसमें ये वाला पी कौन सा था? पीएक्स। ये नहीं, लोन पेयर तो ऑलरेडी है ना पीछे 1s2 2s2 के अंदर, लोन पेयर तो एस ऑर्बिटल में है ही, उसको हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत ही नहीं लग रही है। भाई तुम्हें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्यों करनी पड़ी? क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने थे और कार्बन के पास सिर्फ 2 ही सिंगल ऑक्युपाइड ऑर्बिटल थे, तो तुमने सोचा भाई हमें तो 4 सिंगल ऑक्युपाइड ऑर्बिटल चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसने मिक्सिंग की और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार कर लिए, 4 सिंगल ऑक्युपाइड, और फिर हाइड्रोजन को बुला लिया। यहां पर तो जरूरत ही नहीं है, कितने हाइड्रोजन आना चाहते हैं? 3, और 3 सिंगल ऑक्युपाइड है, तो तीनों को बुला लो, बस बात खत्म करो। लेकिन अब जो तीनों आएंगे वो किन ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे? पीएक्स पीवाई पीजेड के साथ। यानी एक डंडा बनेगा पीएक्स हाइड्रोजन का, एक डंडा बनेगा पीवाई हाइड्रोजन का, और एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा पीजेड हाइड्रोजन का। और पीएक्स पीवाई पीजेड किस एंगल में होते हैं? 90 डिग्री। पीएक्स पीवाई पीजेड तो 90 डिग्री पर है, यानी पीएक्स के साथ जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पीवाई के साथ जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और पीजेड के साथ जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो तीनों पीएच पीएच के बीच का एंगल होगा कितना? 90 डिग्री। कुछ समझ पाए? इसको समझने की कोशिश करो। यानी इन लोगों को ये पता ही नहीं है, जैसे मेरे पास 3 पीएच बॉन्ड्स हैं, एक पीएच ये हो गया, एक पीएच बॉन्ड ये हो गया, मान लीजिए एक पीएच बॉन्ड, ये सारे 90 डिग्री। समझे बात? क्योंकि इनको हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया ही नहीं है। ये कह रहे भाई ऐसा मुझे हाइब्रिडाइजेशन नजर ही नहीं आता, मेरा जो फास्फोरस का एक पी ऑर्बिटल है वो पीएक्स है, उस पीएक्स के साथ हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएगा, कोई हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं। पीवाई के साथ दूसरा हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएगा, पीजेड के साथ तीसरा हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएगा। तो जब पीएक्स पीवाई पीजेड तीनों के साथ ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसे में पीएक्स पीवाई पीजेड के साथ क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए तीनों बॉन्ड्स के जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री निकल के आएंगे। और यही चीज आर्सेनिक के साथ भी होगी, और यही चीज ऑलमोस्ट एंटीमनी के साथ भी होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि इन लोगों को हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया ही नहीं है, इसलिए इनके बीच के एंगल 90 डिग्री आ रहे हैं। जबकि अमोनिया को हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया है, और उस केस में उसके बीच का एंगल 107 डिग्री निकल के आ रहा है। उसको हाइब्रिडाइजेशन का फायदा दिखाई देता है, वो हाइब्रिडाइजेशन के फायदे को उठाता है और बॉन्ड एंगल को बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस को कम कर देता है। जबकि यहां पर इन लोगों की मजबूरी है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार ही नहीं कर पाते, क्योंकि जब कभी भी सेकंड या थर्ड पीरियड के लोग अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव या अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो वो हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं कर पाते। एंड दिस इज अ रूल जिसको ड्रैगो रूल के नाम से जाना जाता है। मैं अभी लिख के दिखा देता हूं, सब लोग इस बात को पहले समझने की कोशिश करो। मतलब इसमें अकल नहीं लगानी है, बहुत सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि एक था नाइट्रोजन, ये वाला केस था, एक ये वाला केस था जिसमें बिल्कुल नाइट्रोजन की भी शक्ल यही थी कि नहीं? देखो ये पीएक्स था, ये बिल्कुल वैसे था, ये पीएक्स था, ये पीवाई था, ये पीजेड। ठीक, अब चाहता तो ये भी ये कर सकता था ना कि एक हाइड्रोजन को यहां सिग्मा बॉन्ड के लिए बुला ले, और एक हाइड्रोजन को यहां सिग्मा बॉन्ड के लिए बुला ले, और एक हाइड्रोजन यहां बुला ले। इस केस में भी तो एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। लेकिन इसको आइडिया है कि भाई ऐसे में तो बॉन्ड एंगल्स कितने आएंगे? 90 डिग्री। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन कितना होगा? 90 वाला। हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन 107 हो जाएगा। ये जानता है इस बात को, नाइट्रोजन ये काम कर लेगा। नाइट्रोजन का साइज छोटा है, वो हाइड्रोजन के साथ जब भी ओवरलैपिंग करेगा उस केस में वो हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। लेकिन नाइट्रोजन के जो नीचे वाले लोग हैं, थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड के जो नीचे वाले लोग होते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर मुझसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मुझसे बॉन्ड बनाने आएगा तो मैं हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करूंगा। और ऐसे में इस रूल को ड्रैगो रूल के नाम से जाना जाएगा। और ऐसे में वो बिना हाइब्रिडाइज्ड हुए ही बॉन्डिंग करने की कोशिश करेंगे, और कर पाएंगे तो करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो नहीं करेंगे। यहां पर फास्फोरस ने साफ पूछ लिया है, भाई मेरे पास 3 सिंगल ऑक्युपाइड पी है, अगर आपको बॉन्डिंग करनी है तो सिर्फ 3 आदमी मेरे सामने आ सकते हैं बस। उसने कहा 3 ही तो है, 3 हाइड्रोजन खड़े सामने। तो उसने कहा फिर तो बात ही खत्म हो गई, तुम अपना सिंगल ऑक्युपाइड ऑर्बिटल लाओ, हम अपना सिंगल ऑक्युपाइड ऑर्बिटल लाते हैं, ओवरलैप। वही जो पुराना रूल था हमारा बॉन्डिंग का, जैसे यहाँ किया था, ऐसे ये वाला सिंगल सिंगल सिंगल, यानी तीनों ने सिंगल सिंगल ओवरलैप कर ली। अब पीएक्स ने सिग्मा बॉन्ड बनाया, पीवाई ने सिग्मा बॉन्ड बनाया, और पीजेड ने सिग्मा बॉन्ड बनाया। तो जो डंडे बने उनके बीच के एंगल है क्या? 90 डिग्री। उनको हाइब्रिडाइजेशन से मतलब ही नहीं। लेकिन अमोनिया ने हाइब्रिडाइजेशन किया, हाइब्रिडाइजेशन करके बॉन्डिंग की, इसके लिए इनके डंडों के बीच का एंगल वो बढ़ गया 160 डिग्री। उनके बीच के डंडों का एंगल नहीं बढ़ा, उसमें फास्फोरस बीच में आ गया। एक पी ऑर्बिटल ऐसा होगा, एक पी ऑर्बिटल कुछ ऐसा होगा, एक पी ऑर्बिटल कुछ ऐसा होगा, एक हाइड्रोजन यहां आ गया, एक हाइड्रोजन यहां आ गया, एक हाइड्रोजन यहां आ गया। इसमें इन तीनों के बीच का जो एंगल है पीएक्स पीवाई पीजेड, ये सारे एंगल कौन से हैं? 90 डिग्री। इसीलिए नाइट्रोजन फास्फोरस वाला भी 90 डिग्री था, आर्सेनिक वाला भी ऑलमोस्ट 90 डिग्री था, और एंटीमनी भी वाला ऑलमोस्ट 90 डिग्री। सब लोग इस बात को समझने की कोशिश करो। सर आपने बोला कि जब भी बॉन्ड बनाना है तो फिर जितने ऑर्बिटल्स है उतने तुम्हें अटैच एटम चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 ऑर्बिटल के लिए थे तो 3 हाइड्रोजन चाहिए था तुमको। ऐसे PCl5 कैसे बनेगा? नहीं, PCl5 नहीं, PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन होगा। PCl5 पूछ रहे हो?
हाँ सर। PCl5 में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस। दिक्कत आती है अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाने में। PH3 के साथ दिक्कत है, PCl5 के साथ दिक्कत नहीं है। ओके, एक और जो ड्रैगो रूल है, मैं अभी ड्रैगो, पहले तो ये कोई रूल है जो है, ठीक, क्या रूल है? अगर कोई थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड के नीचे वाला आदमी अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा। दिस इज अ रूल। ठीक, अब अगर फास्फोरस है, ठीक, फास्फोरस अगर हाइड्रोजन के साथ आता तो हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करेगा, क्योंकि बिकॉज हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन फास्फोरस। ठीक, बट अगर वो फास्फोरस क्लोरीन के साथ आता तो क्लोरीन इज नेगेटिव, तो वो हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। यानी PCl3 के अंदर भले ही हाइब्रिडाइजेशन ना, PS3 के अंदर भले ही हाइब्रिडाइजेशन ना हो, बट PCl3 के अंदर भी होगा और PCl5 के अंदर भी होगा। समझो, मेरी बात समझ लो। जैसे अमर, जैसे, हाँ सर, पर पाउलिंग स्केल पे तो सर वो फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, लेकिन फास्फोरस हाइड्रोजन में फिर भी वही कहा जाएगा कि हाइड्रोजन और फास्फोरस में हाइड्रोजन जिसका साइज काफी छोटा है, हाइड्रोजन को कंसीडर करिए या इससे ज्यादा फास्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को कंसीडर करिए, बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं किया जाएगा। एंड दिस इज ड्रैगो रूल। ये ड्रैगो रूल बनाया गया। एंड सर, जब हम लोग बॉन्ड एंगल्स को डिसाइड कर रहे थे तो एक चौथा भी आपने पॉइंट लिखा था, वो टर्मिनल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था। तो वो चौथा पॉइंट अभी उस पर नहीं आ रहे हैं, वो तब आएंगे जब हमारा तीसरा पॉइंट भी फेल कर जाए। हमारा यहाँ तो तीसरा पॉइंट काम आ रहा है ना, देखिए आप, काम आ रहा है क्योंकि एक नाइट्रोजन है, एक फास्फोरस है, एक आर्सेनिक है, एक एंटीमनी, तो निगेटिविटी सबकी अलग है। तो हमारा तीसरा पॉइंट आंसर दे देगा, जो सबसे ज्यादा नेगेटिव सेंट्रल एटम होगा उसका बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा, और जो सबसे कम नेगेटिव एलिमेंट होगा उसका बॉन्ड एंगल सबसे छोटा। हो भी यही रहा। मैं तो सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं कि अगर तुम में से किसी के दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि सर ठीक है, इतना 90 का क्या लॉजिक होता है, 90 समझते हैं आप 90 डिग्री, ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब हाइब्रिडाइजेशन ना हो, ताकि PX सिग्मा बॉन्ड बनाए S के साथ, PY सिग्मा बॉन्ड बनाए S के साथ, और PZ सिग्मा बॉन्ड बनाए S के साथ, और वो एंगल 90 डिग्री निकल गया। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब हाइब्रिडाइजेशन दिखाई ना दे रहा हो, और ऐसा ही होता है जब थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड के नीचे वाले लोग अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ सिग्मा बॉन्डिंग करते हैं या बॉन्डिंग करते हैं, तो ऐसे में सेंट्रल एटम को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो हाइब्रिडाइजेशन शो करे। उसको बॉन्डिंग करनी है, करेगा। जितने लोगों को आना है, अगर आ सकते हैं तो आएंगे, वो कम से कम हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करेगा। यानी अगर बीच में फास्फोरस को खड़ा कर दिया जाए, इसको, जैसे ये जो फास्फोरस था, अब सोचना जरा, अगर फास्फोरस को खड़ा कर दिया जाए, ये वाला फास्फोरस, ये फास्फोरस को खड़ा कर दिया गया, ठीक, कहा कि भाई तुम्हारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाहर हाइड्रोजन खड़ा, तुम्हें उसके साथ 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है। अब क्या करेगा बताओ? हाइड्रोजन के साथ जब ये 3 बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो क्या इसके पास अभी ऐसी हालत है कि वो 3 बॉन्ड बना सकता है कि नहीं बना सकता? 3 सिंगल ऑक्यूपाइड है, कहेगा ऐसी कैसी हाइब्रिडाइजेशन, आ जाओ यार बॉन्ड खत्म करो बात, ठीक। अब इससे ये कहा जा रहा है, बाहर क्लोरीन खड़ा, 3 क्लोरीन बाहर खड़े। अब ये क्या कहेगा? एक सेकंड रुकिए, पिछली बार तो बर्दाश्त कर लिया हमने कि भाई एंगल 90 डिग्री हो गया, हम मजबूर हो गए, हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर पाए। अब हमारी मजबूरी नहीं है, क्योंकि क्लोरीन मुझसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब मैं क्लोरीन के साथ अगर बॉन्ड बनाता हूं सिग्मा, तो पहले हाइब्रिडाइजेशन करूंगा और तब क्लोरीन को इनवाइट करूंगा, और इस टाइम जब PCl3 बनेगा तो फास्फोरस अपना हाइब्रिडाइजेशन sp3 शो करेगा और मस्त तीनों Cl के साथ बढ़िया एंगल बनाएगा, और ये आपके सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, और इस बार इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रन और शेप पिरामिड निकल गया। यानी PCl3 इज हाइब्रिडाइज्ड फास्फोरस, बट PS3 इज अनहाइब्रिडाइज्ड फास्फोरस। समझो बात। In PS3 you have 90 के 3 एंगल, बट इन PCl3 you have 90 से काफी ज्यादा, 105 डिग्री, 108 डिग्री वाले, 160 डिग्री वाले एंगल। ये सब लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं यार इस बात को? क्योंकि PCl3 के केस में क्लोरीन जा रहा है, अगर आप क्लोरीन को इनवाइट करेंगे इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस केस में सर हाइब्रिडाइजेशन होगा। अरे भाई क्यों होगा? क्योंकि सर हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, इससे फायदा होता है। क्या फायदा होता है? इससे सर बॉन्ड एंगल बढ़ते हैं, रिपल्शंस कम होते हैं। आप अमोनिया से पूछिए कितना सुखी है, आप PS3 से पूछिए कितना दुखी है। NH3 खुश, PS3 दुखी। क्यों सर? NH3 में डंडो के एंगल 109 है, 107 है, और PS3 के डंडे का एंगल 90 डिग्री। बताइए कौन परेशान होगा? अरे भाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वहां ज्यादा दिखाई देते हैं, परेशानी होगा। बात समझ लो। लेकिन यही चीज अगर PCl3 से पूछी जाए, सर वो कैसा है, वो क्या, वो ठीक, उसको आइडिया क्या PCl3 इसी तरह से नहीं बन सकता था जैसे PS3 बना? तो यही तो फर्क होगा कि हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप करता था, Cl का p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, इतना कर सकता था। लेकिन वो जानता है अगर करेगा तो एंगल क्या होगा? 90 डिग्री, और अगर नहीं करके हाइब्रिडाइजेशन के बाद एंगल बॉन्ड नहीं करेगा तो एंगल
बढ़ जाएगा, वो कहेगा रुको रुको अब हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं, फायदा है क्योंकि अब तुम Cl हो, हाइड्रोजन नहीं, अब तुम ड्रैगो रूल के अंदर नहीं आते। बात समझ लो ना, यानी ड्रैगो रूल एक बड़ा क्लियर रूल है और वो रूल भी ऑब्जर्वेशन के बाद ही बनाया गया है। वो रूल यही कहता है कि जब थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड के नीचे वाले लोग अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग करते हैं तो वो अपने सेंट्रल एटम को हाइब्रिडाइज नहीं करवा पाते, जिसकी वजह से मजबूरी में जो हो सकता है वही हो जाता है। लेकिन अगर वो सेंट्रल एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करेगा तो उस केस में ड्रैगो रूल की ऐसी की तैसी, उसको हाइब्रिडाइजेशन का फायदा पता है, वो हाइब्रिडाइजेशन करेगा, अपने बॉन्ड एंगल को बढ़ाएगा और स्टेबिलिटी गेन करेगा ही करेगा। सो PCl3 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन है, बट PS3 में स्टेरिक रूल के अकॉर्डिंगली sp3 है, बट एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता। कुछ समझने की कोशिश करो। आगरा वाले बच्चे उठो बेटा। हाँ DRAGO अभी लिखा हुआ मैंने देखा था, ड्रैगो ड्रैगन जैसा होता है। ये देखो ये तो वही है जो अभी हमने बात किया था। हाँ नहीं, ऑब्जर्वेशन के बाद ही ये रूल निकला है। केमिस्ट्री में एटम्स और मॉलिक्यूल तो दिखते ही नहीं है ना, तो कुछ ऑब्जर्वेशन ही होती है जिसका एक्सप्लेनेशंस दिए जाते हैं। तो ये एक एक्सप्लेनेशन है उन लोगों का जिसमें ये कहा गया है कि बॉन्ड एंगल्स में इतना फर्क क्यों। ये देखिए एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड एंड लोअर देन थर्ड पीरियड डज नॉट अलाउ hybridization in molecule when they form compounds with less electronegative elements such as hydrogen। ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। और एग्जांपल तुम्हारे सामने ये देखिए आप, PS3 लगता है बिकॉज थर्ड पीरियड एलिमेंट है, हाइड्रोजन के साथ नो हाइब्रिडाइजेशन। SiH4 नो हाइब्रिडाइजेशन, ASS3 नो हाइब्रिडाइजेशन है, AsBS3 नो हाइब्रिडाइजेशन, H2S नो हाइब्रिडाइजेशन। आप सोचिए अगर मैं तुमसे ये पूछता कि भाई साहब जरा थोड़ा सा पानी के बारे में और H2S के बारे में बात कर लेते, जरा थोड़ा सा एंगल वेंगल के बारे में थोड़ा सा समझाइए हम। तो अब वैसे तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर मैं स्टेरिक नंबर रूल पे जाता हूं तो ये वाला ये मानते हो कि दोनों केसेस में सेंट्रल एटम ये है, और अगर सेंट्रल एटम का आइडिया लग गया तो दोनों केसेस में इसका तो हमें याद ही हो गया, ये sp3 होता विद 2 लोन पेयर्स। और सल्फर भी सर इसी खानदान का तो है, ऑक्सीजन खानदान का है, और अगर ये ऑक्सीजन खानदान का है तो अकॉर्डिंग टू स्टेरिक नंबर रूल द हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3 विद 2 लोन पेयर्स। यहां तक समझ में आया? तो अगर बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, तो कौन डिसाइड करेगा फिर? सेंट्रल एटम की नेगेटिविटी। और सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। सो दैट मींस ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर देगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वाटर का बॉन्ड एंगल H2S से ज्यादा होना चाहिए। यहां तक ठीक है? लेकिन सर H2S का काफी कम दिखता है, इतना कम क्यों होता? इसलिए क्योंकि H2S को पता ही नहीं है कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन, एक्चुअली इसके अंदर हाइब्रिडेशन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सल्फर थर्ड पीरियड का आदमी किसके साथ डंडा बना रहा है? हाइड्रोजन के साथ। ड्रैगो रूल क्या कहता है कि H2S के अंदर हाइब्रिडेशन नहीं हो सकता, और अगर हाइब्रिडेशन नहीं हो सकता तो इसको एक्चुअली हाइब्रिडेशन का फायदा ही नहीं पता। इसको साफ समझ में आता है कि बॉन्ड एंगल हमारा बहुत कम ही होगा एज कंपेयर टू वाटर। और वो सही है, मतलब आपने आंसर सही दिया, वाटर का ज्यादा, H2S का कम। लेकिन अगर कोई पूछे यार कम इतना, ऐसे क्यों, इतना क्यों, तो आप बता दीजिए इसको पता ही नहीं, ये हाइब्रिडेशन कर ही नहीं सकता। तो सल्फर के पास जो 2 p ऑर्बिटल है उनके साथ हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग हो जाती है। यानी अगर आप सल्फर को देखो तो सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का है, P4 फैमिली, ऑक्सीजन समझ लो, P4। तो P4 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 खाली है, तो वही सल्फर के साथ भी है। सल्फर का भी सीन कुछ ऐसा ही है, 1 2 3 4, अब 2 p खाली है, सिंगल सिंगल। अब वो किसको बुलाना चाहता है? हाइड्रोजन को। वो क्या आ जाओगे, आ जाओ, हो गई खत्म। साफ समझ में आता है, एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री, PX PY PZ PZ के बीच का। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि एंगल 90, और पानी क्या कह रहा है? पागल आदमी 90 डिग्री लेके बैठा, हमारा 104 डिग्री 5 डिग्री। यानी वो कर सकता है, ये नहीं कर पा रहा है, बस इतना फर्क। चाहता तो ये भी है बट ये मजबूर है, हाइड्रोजन की आवाज इसको सुनाई नहीं देती। यानी सेंट्रल एटम अगर थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड के नीचे का है तो हाइड्रोजन के साथ जब वो बॉन्ड बनाएगा या अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा तो हाइब्रिडेशन शो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसके बॉन्ड एंगल की कमी आपको ऑब्जर्व होगी, और इस चीज से वो भी दुखी ही होगा अपने से ऊपर वाले आदमी को देखकर, लेकिन वो मजबूर। एंड दिस इज ड्रैगो रूल। कुछ समझ में आई फिर बात? यस सर। सर बाकी मतलब जैसे SPD है तो SP वो STF है, तो सर उसमें नॉर्मल चलेगा?
देखो वो 91, 92, 93 वाला फंडा है, बट अगर वो पूछता है कि यार ये क्या लॉजिक होता है कि 90 डिग्री आ रहा है, तो आप बता दीजिएगा पी के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे और पी तो 90 डिग्री पर होते हैं, तो एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री निकल जाएगा। हाँ क्या कह रहे हो सर? अगर पी ब्लॉक के अलावा कोई होता है तो सर उसमें नॉर्मल केस ही होगा? अब देखो पी ब्लॉक के अलावा जो होते हैं ना उनमें बहुत झंझट होता है, उनमें झंझट इन द सेंस कि उनमें इनर डी ऑर्बिटल का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। अब वो उस केमिस्ट्री में अभी नहीं जा रहे हैं, हम तो एक बड़ा सीधे से रूल की बात कर रहे हैं, जितने मॉलिक्यूल्स हम अब तक पढ़ रहे थे, अब SO2 बनाओ, PCl5 बनाओ, फलाना बनाओ, तो ये सब वो हैं जो इस रूल के तहत हमारे सामने आते हैं। और ये लेकिन ये रूल बनाया सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट्स थर्ड पीरियड के लोगों के लिए ही है बस। ओके सर। नैतिक रिडॉक्स में यार थोड़ा सा ही पोर्शन बचा है, मुझे तो लगता है रिडॉक्स में तो हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, हमने एन फैक्टर कैलकुलेशंस कर ही ली, वही होता ही रिडॉक्स में, एक बैलेंसिंग रहती है बस। रिडॉक्स के अंदर सिर्फ एक एसिडिक और बेसिक एनवायरनमेंट में रिडॉक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग बची बेटा। आपने एक टाइट्रेशन सिंपल टाइट्रेशन तो कर ली है ना, अब अगर रिडॉक्स के अंदर डबल टाइट्रेशन और बैक टाइट्रेशन करनी हुई तो कर लेंगे, क्योंकि ये इनके मतलब का नहीं, तब देखेंगे। नहीं लेकिन अभी सिर्फ उसको छोड़ा है हमने, और ये सोच के यहाँ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी कि नीट का बच्चा बैठा है, क्योंकि ये लोग भी इतने लल्लू नहीं है, मतलब हमें तो तुम लोग ज्यादा लल्लू लगते हो, समझ रहे हो, तो ये लोग भी इतने लल्लू नहीं है कि इनको समझाया जाए ये ना समझ पाए, ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है। और हमें तो ये लगता है कि जो बच्चा जो नीट की तैयारी करते हैं वो जब तक उस लेवल पे नहीं पढ़ते जिस लेवल पे पढ़ना चाहिए आईआईटी के बच्चों को, तब तक उनका स्कोर भी उस लेवल पे। अब तो बात 620 630 की नहीं रह गई ना, अब बात 700 पे चली गई है, तो जब बात 700 पे चली गई है तो फिर तो वही बच्चा है जो सब कुछ पढ़ के जाएगा, चाहे वो लेवल का था चाहे लेवल के ऊपर का था, स्कोर तो अच्छा तभी आ सकता है। नहीं। हाँ भाई ये बताओ, ये वाली बात समझ में आ गई? अपराजिता क्लियर है यहां तक? है अपराजिता, समझ में आया बेटा? ठीक है। लवली ने भी कुछ डाला है, तो सर PF3 के केस में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल बनेंगे? हाँ बनेंगे, PF3 PCl3 में सब में बनेंगे बेटा। अपने से ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव के साथ तकलीफ होती है हमें, अपने से इलेक्ट्रो निगेटिव के साथ हमें कोई तकलीफ नहीं। अब लवली समझ में आया बेटा? ठीक। हाँ ये हो सकता है तुम ये पूछती कि सर PCl3 और PF3 में बॉन्ड एंगल फिर किसका ज्यादा होगा, बात समझ लो कि नहीं बात को, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो दोनों में है सर, अब वो दिक्कत आएगी, तो शायद इसके लिए चौथा रूल लगाया गया। अब समझिए बात को, पहला हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करेगा, अगर कर लेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो लोन पेयर डिसाइड करेगा सेंट्रल एटम का, वो कर लेगा तो ठीक है, नहीं कर पाएगा तो सेंट्रल एटम की नेगेटिविटी डिसाइड करेगी, अगर वो कर लेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर जो लोग लगे हैं उनका साइज डिसाइड करेगा या नेगेटिविटी डिसाइड करेगा। बताओ यहां तक समझ में आ गया? तो अब हम आते हैं चौथे वाले पॉइंट पर, और चौथे वाला पॉइंट हमें क्या कहने जा रहा है? वो कह रहा है भाई साहब सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम, उसके लोन पेयर सेम, उसकी नेगेटिविटी भी सेम। ये तो शायद तभी होगा जब सेंट्रल एटम ही सेम, जब इतनी सारी चीजें सेम हो गई तो इसके लिए हमें लगता है आप एक ही सेंट्रल एटम को लेकर बात कर, तो फिर डिसाइड कौन करेगा? फिर सर लगे हुए लोग डिसाइड करें। कुछ लोग कहते हैं सर अगर वो लगे हुए लोग भी सेम हो गए, अरे तो फिर तो आदमी सेम हो गया, तो जब आदमी सेम होगा समझो, यानी सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम, सेंट्रल एटम के लोन पेयर भी सेम, सेंट्रल एटम की नेगेटिविटी भी सेम, दैट मींस सेंट्रल एटम इज सेम, लेकिन लोग अलग हैं। अब एक ही चीज बचती है, जो अलग है शायद वही डिसाइड करेगा कि एंगल क्या होगा, कम होगा। उसके लिए बड़ा एक सीधा रूल बनाया गया। वो रूल क्या है? जितना ज्यादा, अरे आगरा वाले सुन लो भाई, तुम लोग आगरा कौन सा चैप्टर चल रहा है? ठीक, तो अगर जो लोग लगे हुए हैं उन लोगों को अगर हम देखें तो उन लोगों में जिसका साइज ज्यादा होगा वहां बॉन्ड एंगल ज्यादा है, बस पहली बात। और दूसरी इसी के अंदर एक छोटी सी बात, अगर फ्लोरीन है, सिर्फ फ्लोरीन के लिए बोला गया है, अगर फ्लोरीन है तो डिसाइडिंग फैक्टर विल बी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से फ्लोरीन जहां भी लगा होगा बॉन्ड एंगल सबसे छोटा निकल के आएगा, साइज की वजह से नहीं, निगेटिविटी की वजह से। यानी फ्लोरीन के केस में निगेटिविटी वाला वर्ड यूज कर लेते हैं, बाकी सब जगहों पर आंसर विल बी डिसाइडेड बाय द साइज फैक्टर। बात खत्म।
जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ये, हम फिर से बोल देते पहले, ये सवाल क्या करना है, ये चौथा वाला फैक्टर कब आएगा, चौथा वाला फैक्टर तब निकल के आएगा जब हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाएगा, सेंट्रल एटम का लोन पेयर भी सेम आ जाएगा, सेंट्रल एटम का नेगेटिविटी भी सेम आ जाएगा। उस केस में डिसाइडिंग फैक्टर विल बी अटैच्ड एटम का साइज, फुल स्टॉप। एक केस में निगेटिविटी एंड दैट इज फ्लोरीन। ठीक, क्या बोला जा रहा है, इन केस ऑफ लगे हुए लोगों का साइज, जितना ज्यादा लगे हुए लोगों का साइज होगा, तुम समझो ना यार, लगे हुए लोगों का साइज जितना मोटा होगा वो उतना ही, समझ लो बात को, एंगल उतना ही बड़ा निकल के आएगा, और साइज छोटे होने से एंगल कम हो जाए। खत्म हो गई बात। फ्लोरीन के केस में अगर साइज छोटा है, फ्लोरीन तो छोटा होता, तो फ्लोरीन के केस में अगर साइज छोटा है तो एंगल भी कम ही आएगा, लेकिन उसके कम होने का रीजन साइज नहीं दिया जाता, उसके कम होने का रीजन निगेटिविटी दी जाती। बड़ा लॉजिकल है। सर फ्लोरीन लगा है, सारे चूस लेगा अपनी तरफ, तो आपके पास कम आएंगे, तो रिपल्शंस भी कम हो जाएंगे। समझो बात को, तो फिर बॉन्ड एंगल छोटा ही रह जाएगा। बॉन्ड एंगल कब बढ़ता था, जब सेंट्रल एटम चूसता था, जब सेंट्रल एटम की निगेटिविटी बढ़ती थी तो वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को चूसता था और इनके रिपल्शंस एंगल बढ़ जाता। अब कौन चूसेगा, सर फ्लोरीन, तो इसका मतलब सारे तो वही ले जाएगा, रिपल्शंस होंगे और ऐसे में एंगल पक्का कम निकल के आए। यानी फ्लोरीन के केस में निगेटिविटी फैक्टर काम आ सकता है, बट इन सारे केसेस के अलावा जो भी एलिमेंट होगा उसका साइज डिसाइड करेगा। जितना मोटा आदमी होगा बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा, लेकिन ये वाला क्राइटेरिया कब लगेगा, जब ऊपर के 3 क्राइटेरिया सिमिलर होंगे तब। कुछ समझे बात? यानी कि जैसे ये अभी लवली ने भी पूछा था, वही ऊपर का देखो, हाइब्रिडाइजेशन सेम, हम भी सेम, तुम भी सेम, दुनिया सेम, ऐसे करके उन्होंने कुछ कुछ करके लिख दिया। तो फिर डिसाइडिंग फैक्टर विल बी साइज, और साइज के लिए क्या बोला जा रहा है, मोर द साइज ऑफ द अटैच्ड एटम बेटर विल द मोर विल द बॉन्ड एंगल। एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्लोरीन, कोई एक्सेप्शन नहीं है कि फ्लोरीन के केस में कुछ एक्सेप्शन आएगा, सिर्फ एक्सप्लेनेशन देते वक्त फ्लोरीन का बॉन्ड एंगल जो सबसे छोटा आप बता रहे हैं 98, उसको एक्सप्लेन करते वक्त फ्लोरीन का साइज मत बोलिए, उसको निगेटिविटी से एक्सप्लेन करिए कि सर ये, और लवली तुम देख रहे हो ये अब 90 डिग्री नहीं है, PF3 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन है तभी तो 98 हुआ, PCl3 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन है तभी तो 100 डिग्री हुआ। अगर हाइब्रिडाइजेशन ना होता तो सब ये 91 92 में खेल रहे होते जैसे PS3 में खेलते। बात समझ रहे हो? यानी PCl3 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन है एंड दिस sp3 इज नॉट बिकॉज ऑफ स्टेरिक फैक्टर, इट इज एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन। ये सिर्फ स्टेरिक फैक्टर की वजह से नहीं है, यहां हाइब्रिडाइजेशंस देखने को मिलते हैं PF3 में भी, PBr3 में भी और PCl3 में, PI3 में। अब देखिए, अब साफ समझ में आ रहा है कि सर सेंट्रल एटम फास्फोरस, हाइब्रिडाइजेशंस sp3, लोन पेयर 1 1 1 1। आप क्या करें, लगा हुआ आदमी देख लेते हैं, और लगा हुआ आदमी कौन है, सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका मतलब सबसे मोटा आदमी कौन है, तो फिर PI3 के अंदर एंगल सबसे बड़ा होना चाहिए और सबसे छोटा फ्लोरीन के अंदर होना चाहिए। सबसे छोटा इसलिए नहीं, छोटे के लिए मत बोलिए, इसलिए क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स को चूस लेगा, एंगल को कम ही रखेगा। फ्लोरीन के केस में एक्सप्लेनेशन is given by negativity, otherwise the explanation is always given by the size of the attached atom. More the size of the attached atom, more will be the bond angle. Lesser the size of the attached atom, lesser will be the bond angle. This is the fourth criteria. अब अगर ये भी सेम हो गया तो आदमी सेम हो जाएंगे, और जब आदमी सेम हो जाते हैं तो एंगल कंपेयर नहीं किए जाते। ये वही हो गया। देखो, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो कम होते जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन वो लेता जाता है, और इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं तो उनका रिपल्शन कम हो जाता है। रिपल्शन कम होने से बॉन्ड एंगल छोटे रह जाते हैं। या देखो, ये तो हमने कहीं से ऐसी कट पेस्ट मारा है, तो तुम हमसे अंग्रेजी मत पूछना इसमें। देखो, अट पट ये क्या लिखा है, सेम बट ये भी है। ये थोड़ा सा अपने आप जब पढ़ोगे तो तुम स्पेलिंग सही कर लेना यार। हाँ, X के लिए एक एलिमेंट है, एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इंक्रीजेस, X होगा हमारा अटैच्ड एटम, है ना, X हमारा अटैच्ड एटम, दिस इज अटैच्ड एटम, दिस इज अटैच्ड एटम। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अटैच्ड एटम बढ़ती है, यानी दूसरे वाला, मेरी नहीं, सेंट्रल एटम की नहीं, लगे हुए आदमी, तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन वो ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो रिपल्शंस कम हो जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल छोटा रह जाएगा। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम हो जाएंगे, लोन पेयर कंप्रेस करेगा, पता नहीं क्या क्या होगा, पता नहीं, छोड़ो ना यार, ये पता नहीं क्या लिखा, मतलब वही है। बात समझ लो कि नहीं, मतलब वही समझ रहे हो भैया? हाँ भाई प्रज्ञा, आज तुम खुश बहुत दिख रही हो भाई, पता नहीं इतने दूर से हमें ऐसा लग रहा है कि तुम खुश हो, ऐसा लग रहा है बस, है ऐसा है क्या?
है? खुश हो आज तुम? प्रज्ञा आवाज नहीं आ रही। नहीं हो? अरे तो फिर सैड क्यों? अक्षरा, अक्षरा धीरे से बता दो समझ में आया कि नहीं, धीरे से। ठीक। और स्पंदना कुछ समझ पा रही बेटा? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ आया। अच्छा ठीक है, तो यानी ये कुछ क्राइटेरिया बनाए गए हैं बॉन्ड एंगल्स को निकालने के लिए। अब देखो फिर भाई ये पूरी केमिस्ट्री में ये 4 आदमी तो होते नहीं है, दुनिया भर की बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, अब एक दिन में वो सीखी नहीं जाती, धीरे धीरे करके आती हैं, लेकिन कम से कम कुछ क्राइटेरियाज तो बनाने पड़ेंगे। तो ये बॉन्डिंग और ये प्रोडक्ट टेबल, ये वो 2 चैप्टर्स हैं जो थोड़ा सा रास्ता दिखा देते हैं, भाई ऐसा आगे बढ़ने पर ऐसा घट जाता है, नीचे उतरने पे ऐसे बढ़ जाता है, समझ लो। लेकिन तुम्हें पता है पीरियोडिक टेबल में साला इतने सारे लोग हैं, कहीं ना कहीं लफड़े आते हैं, तो वो धीरे धीरे ही सामने आते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। लेकिन कम से कम कोई रास्ते चलते कोई धीरे से बोल दे, भाई हमने ये सुना है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है पीरियड में आगे बढ़ने पर बढ़ती है, तो आप उसको एक्सप्लेन करिए। हाँ सही सुना है तुमने, क्योंकि आगे जाने पर साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जाता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती थी। लेकिन अगर फिर थोड़ा सा और भी सीखा है नहीं यार, एक तो केस ऐसा था जिसमें नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन से कम होनी चाहिए, लेकिन वो तो ज्यादा होती है, तो उसको बताएंगे नहीं कुछ क्राइटेरिया हाफ फिल्ड फुल, तो समझ लो। तो कुछ कुछ सीख के जाएंगे, लेकिन ये कि सारी चीजें आज ही पूरी पीरियोडिक टेबल ये नहीं सीख सकते, तो ये धीरे धीरे करके सामने आती जाएंगी, कुछ कुछ सीखते रहेंगे। लेकिन कुछ क्राइटेरियाज हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, जिन क्राइटेरियाज को जनरल माना जाता है, जो हमें पता होने चाहिए। तो बॉन्ड एंगल्स निकालने सर ये इनऑर्गेनिक याद कैसे करें सर? बार बार याद करते बार बार भूल जाते हैं सर। नहीं तो कितनी बार याद की सर? हफ्ते में 3 बार तो रिवीजन हो ही जाता है इसका। तो 4 करना पड़ेगा बेटा। फिर मतलब तुम अगर 3 बार करके भूलते हो तो तुम्हें 4 बार करना पड़ेगा, 4 बार करके भूलते हो तो तुम्हें 5 बार करना पड़ेगा, 5 बार करके भूलते हो तो 6 बार करना पड़ेगा। सर हम नहीं करेंगे, तो एज यू विश। तुम मेरी बात समझ लो क्या कह रहे हैं? ये तुम्हारी दिक्कत नहीं आदित्य, ये पूरी दुनिया की दिक्कत। ये मतलब दुनिया भी छोड़िए, मेरी भी बहुत बड़ी दिक्कत है। मैंने नहीं याद कर रखी है, याद करा होता तो ये लिख के थोड़ा ना लाता। इससे पहले भी तो बहुत सारे चैप्टर पढ़े होंगे, है ना? तो समझो ऐसे हाथ से बक देते थे, लेकिन ये तो यार इतनी अंग्रेजी, समझ लो बात को, कौन याद करता है? तो ये हमने भी याद नहीं कर रखी, हमें याद हो करना, हमने कभी कोशिश किया, समझ लो। तो ये लेकिन हमें कोई इम्तिहान तो देना नहीं, इम्तिहान तो तुम्हें देना, तो तुम्हारे साथ ही मजबूरी बेटा कि तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। समझ के थोड़ा समझ के कर लेंगे तो थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। कुछ जगहों पर लेकिन साफ बोला जाएगा कि ये रिएक्शन है तो इसे याद रखना है, तो इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें याद रखना पड़ेगा। मतलब सुनो, तुमने 10th दिया है, तुम्हें नहीं लगता 10th पूरा सिलेबस यही घोटने घाटने वाला था? पूरा सिलेबस घोटने वाला। yes, sir. दुनिया भर की रिएक्शंस थी, उल्टी सीधी रिएक्शंस है, ये वो करके वही चीज हमारे अंदर भी है। वो जो पोर्शन है उस पोर्शन को याद रखना पड़ेगा। इसको तो फिर भी काफी लॉजिकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, समझ लो, रटने की कम से कम कोशिश कर रहे हैं। बट कुछ ऐसे भी पोर्शन है जिसको चाहकर भी लॉजिकल नहीं बनाया जा सकता, आपको घोटना ही पड़ेगा। और वहां पर तुम्हें हम लोगों का साथ देना पड़ेगा सारे बच्चों को, कि अगर कुछ कहा गया है कि भाई ये 50 चीजें याद करनी है, तो ये 50 चीजें फिर याद करनी है, उसमें दिमाग नहीं लगाना, बात खत्म। ठीक है ना? अच्छा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जिस तरह से तुमने ये बॉन्ड एंगल्स को कंपेयर किया, चलिए एक आध मुझे लगता है मेरे पास सवाल है। ये तो ठीक लग रहा है, जल्दी से देखो, ये ठीक लग रहा है। 2 लोगों के बॉन्ड एंगल कंपेयर कर रहे हैं। ये फ्लोरीन है, अब छोटे साइज की बात कर लेते हैं, निगेटिविटी की बात नहीं कर रहे हैं। फ्लोरीन केस में साइज की निगेटिविटी की बात करेंगे, साइज की बात नहीं करेंगे। चलिए, तो एंगल ज्यादा है, ये कम है, लॉजिकल है, ठीक, ये समझ में आया। लेकिन अब इससे अच्छा सवाल पूछते हैं। ये सब लोगों को समझ में आ गया भाई, नोएडा वाले? पर जो साइज लाइक बॉन्ड एंगल देगा वो फ्लोरीन की साइज से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्लोरीन के साइज से भी आंसर तो सेम ही आ रहा है ना? हाँ भाई, आंसर तो सेम ही आ रहा है। मैं सिर्फ इसलिए तो बोल रहा हूं, साइज से भी आंसर सेम आएगा, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि एक्सप्लेन करते वक्त फ्लोरीन के लिए ये बोला गया है, साइज से ज्यादा बड़ा अच्छा फैक्टर है निगेटिविटी से एक्सप्लेन करना। फ्लोरीन कहेगा सारे ही मेरे पास आ गए, सारे, तो रिपल्शंस तो कम हो जाएंगे ना, बॉन्ड पेयर। हाँ सर, तो एंगल कम हो जाएगा। यानी फ्लोरीन के केस में एक्सप्लेनेशन इज गिवन बाय द नेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन बिकॉज इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। बट इन अदर केसेस द डिसाइडिंग फैक्टर विल बी साइज। ऐसा नहीं है कि फ्लोरीन की नेगेटिविटी को यूज करेंगे तो एंगल में अंतर आ जाएगा, अब एक्सेप्शनली कुछ और आंसर आ जाएगा। आंसर सेम ही आ रहा है, तुम साइज से देना चाहो तो भी आंसर सेम आ रहा है। लेकिन मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, एक्सप्लेन करते वक्त फ्लोरीन के लिए बोला गया है कि उस केस में साइज फैक्टर की वजह से एंगल के कम होने को एक्सप्लेन मत करिए, एंगल के कम होने को एक्सप्लेन करिए ड्यू टू द नेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। बस ये बोल रहा हूं। ओके सर।
ठीक है ना। अच्छा, अब एक बहुत खूबसूरत सवाल, देखते हैं कौन बताएगा अगर ये सही लिखा होता हमने तो। NO2 NO2 माइनस और NO2 प्लस के बॉन्ड एंगल को कंपेयर करना है। बहुत बढ़िया सवाल, जबरदस्त एकदम। सर NO2 माइनस का सबसे एक सेकंड सर NO2 माइनस का सबसे ज्यादा रहेगा, NO2 का उसके बीच में रहेगा, फिर NO2 प्लस का कम रहेगा। एक बार सब लोग करो भाई, ऐसे नहीं करना। हाँ, NO2 का अब इसीलिए थोड़ा सा अच्छा है। अब तुम लोग लेकिन भूल गए। नहीं 2.1 स्टेरिक नंबर 2.5 नहीं हो पाएगा ना, फिर स्टेरिक नंबर इज नंबर ऑफ, हाँ नहीं हो पाएगा। तुम्हें याद आ जाना चाहिए एक बात, 3 ही आदमियों को नाम याद करने के लिए बोले थे। ये ऑड स्पीशीज है क्या? NO2 ऑड स्पीशीज है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ये बात तुमको याद करने के लिए बोली थी मैंने। 3 लोग थे, कौन कौन थे? NO2 एंड एक और था CO2। नहीं, ClO2 NO2 और ClO2, ये 3 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। और अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो तुम्हें पता ही होगा स्टेरिक नंबर रूल से आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तो क्लियर। लेकिन आप अकल लगा सकते हैं, मतलब ऑब्वियस है अकल लगा सकते हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल NO2 प्लस के पास, बिकॉज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, भाई क्या रूल है, तरीका क्या है एंगल निकालने का? सबसे पहले क्या पूछते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो हो सकता है उसी से काम चल जाए। तो सबसे पहले ये तो देख लो कि NO2 प्लस में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp आ रहा है। जो रूल है वो लगा लेते हैं। रूल क्या था कि भाई नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, आदमी हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि ऑक्सीजन तो दिखता ही नहीं, और प्लस चार्ज है तो माइनस करना पड़ेगा एक। ये मेरा स्टेरिक नंबर, और ये 2 आ रहा है। 2 का मतलब बिना सोचे sp, और sp का मतलब एंगल 180 डिग्री। क्या दिमाग लगाना, यानी सर ये बहुत खूबसूरत NO2 है, ये आपका NO2 है, यहां प्लस आ गया, और ये एंगल आपका 180 डिग्री आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं, और इससे बड़ा तो कोई होगा ही नहीं। ठीक, फिर मैंने इसका निकाला, इससे मैंने पूछा भाई तेरा हाइब्रिडाइजेशन, तो इसने भी कहा भाई जो रूल होता है 5 आदमी तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, याद है ऑक्सीजन दिखता नहीं, और निगेटिव चार्ज है तो ऐड हो गया 3, ये आ गया sp2। और sp2 का मतलब है 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो 3 क्यों 2, 3 का एक लोन पेयर है। इसका मतलब ये हुआ सर ये हमारा ऐसा आदमी, समझ लो, ये O2 ये NO2 माइनस में ये NO2, समझे बात? तो ठीक है सर, एंगल जो होगा वो कम से कम इससे तो कम ही होगा, है ना, समझ लो। अब ये नहीं समझ में आ रहा सर, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, इसका क्या करें? इसका तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल ही नहीं सकते आप, लेकिन थोड़ा अकल तो लगा सकते हैं। नाइट्रोजन से 2 लगे तो कुछ ऐसी टाइप का सीन है ना, और एक लोन पेयर, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ये तो कंफर्म है सर, वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी यही सीन करेगा जो इसने करा है, समझो बात। करेगा तो वो कुछ ऐसा ही, एंगल 180 नहीं छोड़ेगा वो। क्यों? क्योंकि सर वो एक इलेक्ट्रॉन भी इनको तो दबाएगा ही दबाएगा। सीन ये नहीं हो सकता, क्लियर है सर, क्योंकि यहां पर लोन पेयर नहीं, तो यहां तो मामला सीधा चल गया। उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन तो है सर, वो एक इलेक्ट्रॉन कुछ तो बॉन्ड पेयर को दबाएगा, एंगल 180 नहीं छोड़ेगा। बताओ ठीक है? यस सर। लेकिन सर यहां 2 लोग दबा रहे हैं, तो सर ये एंगल थोड़ा ज्यादा कम हो जाए, ये ज्यादा दब जाए। बात समझ लो कि नहीं? यहां 2 लोगों का रिपल्शन लग रहा है सर बॉन्ड पेयर के ऊपर, ये 2 लोग दबाएंगे ऐसे चारों तरफ से, और यहां सिर्फ एक ही आदमी दबा रहा है, और एक आदमी दबाएगा तो एंगल जो है इतना छोटा नहीं हो पाएगा। यानी इफ इट इज θ1 एंड θ2, θ1 शुड बी ग्रेटर देन θ2। बताओ समझे बात? हाँ सर। नहीं, वो तो सिर्फ उसके लिए बोला गया था कि जो कैटायन होता है N+ इज छोटा देन N। NO2 प्लस तो एक पूरा आयन है, समझ, कॉम्प्लेक्स आयन हो गया, उसके साइज का इस इंडिविजुअल, हाँ उससे कोई, हाँ इंडिविजुअल से रिलेटेड है ये, जो हमने वहां बात की थी कि I- जो है वो I से बड़ा होगा और I+ I से छोटा होगा। वो I ABCD के लिए चलेगा,
मॉलिक्यूल के लिए नहीं चलेगा ये वाली कहानी, ठीक। तो इसका मतलब हुआ सर यहां पर अगर आप एंगल्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो बड़ा ही अच्छा सवाल बनाया गया, क्योंकि इसके अंदर एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। NO2 का हाइब्रिडाइजेशन आप कंपेयर नहीं कर सकते, ना निकाल पाएंगे, तो आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं सर, इस केस में नाइट्रोजन होगा, इस नाइट्रोजन, फिर भी अगर तुमसे पूछा जाए इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि सर 3 sp2 लो, उसमें एक sp2 के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन आप स्टेरिक नंबर रूल से ही कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? स्टेरिक नंबर रूल से ये sp2 निकल के नहीं आ सकता। हाँ, ये कंफर्म है कि इस केस में भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगा, जिसके एक sp2 लोब के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, जबकि इसके sp2 लोब के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे, समझो। और 2 इलेक्ट्रॉन्स जब बॉन्ड पेयर को दबाते हैं तो ज्यादा दबाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर को दबाएगा तो कम दबाएगा, इसलिए एंगल θ1 θ2 से बड़ा निकल के आएगा। तो जहां तक एंगल का सवाल, और ये तो एंगल जहां तक मुझे लगता है मैंने इसका शायद इसका आंसर भी लिखा हुआ, ये देखिए, एंगल इसका 180 डिग्री है, और NO2 में एंगल जो है वो थोड़ा सा, वो आखिरी वाला एंगल थोड़ा सा बढ़ गया है, तो ये 101, और ये वाला NO2 माइनस जो सबसे कम एंगल होना चाहिए ये 115। तो हम ये याद करने के लिए नहीं बोल रहे, बट एंगल का डिफरेंस तुम्हें दिखा रहा है कि 180, 130 और 115 ये एंगल का अंतर है। कुछ समझ पाए बात को? हाँ सर। तो ये एक अच्छा सवाल हो गया, मतलब ये इसको ध्यान रखने वाला, बिकॉज इसके अंदर एक, बाकी सब तो तुमने हाइब्रिडाइजेशंस निकाल पा रहे थे, NO2 में दिक्कत आ रही थी कि NO2 का आंसर निकाले कैसे। तो NO2 में सिर्फ एक चीज समझ में आती है, जिसको ये याद आ जाए कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो नाइट्रोजन के ऊपर एक ऑड इलेक्ट्रॉन, और बाकी दूसरे वाले केस में नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोग हैं, तो 2 लोग दबाएंगे, वहां एक आदमी दबाएगा, तो एकदम से अंदाजा लगा सकते हैं एक आदमी का दबाना थोड़ा कम होगा, तो ऐसे में एंगल बड़ा रहेगा, और 2 लोग दबाएंगे तो ज्यादा बॉन्ड एंगल छोटा रह जाएगा, तो इसका बॉन्ड एंगल छोटा, इसका बॉन्ड एंगल बड़ा निकल के आएगा। और ये तो खैर अलग ही हो चुका था, ये तो sp है, तो इससे बड़ा तो कोई होगा नहीं। क्लियर है ये? आज वो वाला आदमी आया है भाई, जो नोएडा सेक्टर 4 में जो डाइपोल मोमेंट की क्लास नहीं करा था जिसने? नहीं आया आयो दोस्त? अर्जुन नहीं आया सर, वो नहीं आया ना। फिर ये वाली क्लास भी छोड़ दी, आप कहेगा वो दोबारा पढ़ा दीजिए। सिर्फ 4 पड़ेगा। मस्त है यार। चलो खैर, ये ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बॉन्ड लेंथ, जल्दी से इसको भी खत्म कर लेते हैं। बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के 2-3 सीधे रूल्स हैं, इसमें कोई ज्यादा, और फिर वही है कि सर बहुत सारी केमिस्ट्री है और बहुत सारी चीजें हैं, तो हर बात इतनी सी लाइनों से नहीं क्लियर होगी, लेकिन फिर भी कुछ सेट 1-2 रूल्स बनाए गए जिनसे रिलेटेड बात कर सकते हैं। वो ये है, क्या ये ठीक है कि बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ को डिसाइड करने में साइज फैक्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता होगा? देख लीजिए। और लॉजिकल है कि सर जब साइज फैक्टर की आप बात कर रहे हैं, अलोंग द ग्रुप अगर आप बात कर रहे हैं, तो बॉन्ड लेंथ वो साइज ऑफ एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आप HF, जैसे ये लिखा है, आप HF, HCl, HBr, HI, आप बताइए जरा, आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही खानदान के लोग हैं, तो इस केस में सर सबसे H तो कॉमन ही है, तो साइज सबसे बड़ा किसके पास है? I के पास। तो इसका मतलब सर HI सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल रखेगा और HF सबसे छोटा बॉन्ड एंगल, यानी और ये बिल्कुल सेट रूल्स बनाए गए, मतलब कम से कम इन रूल्स को तो याद ही करते हैं कि अगर आप एक ही ग्रुप के लोगों की बात करें तो जैसे जैसे आप नीचे उतरते हैं आपका साइज बढ़ता जाता है, साइज के बढ़ने से बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगी। जैसे F2 से लेके I2, समझो FCl BrI, तो सबसे बड़ा एटम कौन सा? आयोडीन। तो बड़े बड़े एटम्स के बीच में जब भी बॉन्ड बनेगा तो वो बॉन्ड लेंथ बड़ी ही देखने को मिलेगी। तो ये वाला बॉन्ड लेंथ बड़ा है, यहां पर बॉन्ड लेंथ छोटा है, HI बड़ा है, HF छोटा है। इसी तरह से इनको देखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ये जो भी है, ये सारे के सारे एक ही खानदान के लोग हैं। तो इस केस में भी सर, क्योंकि एक ही नीचे उतर रहे हैं, तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा आपकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती जाएगी। SNH का बॉन्ड सबसे बड़ा और कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड सबसे छोटा देखने को मिलेगा। और ये लॉजिकल भी यार, 2 एटम्स के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो अगर एटम्स के साइजेस बड़े तो उनकी बॉन्ड लेंथ बड़ी, और एटम्स के साइज छोटे हैं तो उनकी बॉन्ड लेंथ छोटी देखने को मिलेगी। और वो एक रूल ग्रुप के अलोंग बनाया गया है कि ग्रुप के अलोंग अगर आप नीचे उतर रहे हैं या ग्रुप के अलोंग आप चल रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ पक्का इंक्रीज होगी, क्योंकि आपका साइज बढ़ता जाता है। हाँ, उल्टा पीरियड में भी है कुछ, मतलब जो थोड़े बहुत रूल बनाए गए बस, है ना, बाकी तो याद तो सारा कर ही नहीं सकते। बताओ ये वाली बात समझ में आई? हाँ सर। बॉन्ड लेंथ ना, हाँ, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने से बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। बताओ यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए दूसरा फैक्टर क्या बनाया गया, ये भी बड़ा अच्छा फैक्टर बनाया गया, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड।
बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी। मल्टीप्लिसिटी मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जितनी मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी उतना ही बॉन्ड छोटा होगा। क्यों? क्योंकि सर मल्टीप्लिसिटी बढ़ने से दो लोगों के बीच में ओवरलैपिंग बढ़ती। भाई पहले तो सिग्मा बॉन्ड था, अब सिग्मा तो होगा ही होगा। तुम्हें पता है ना, पाई बनने से पहले सिग्मा तो बनता ही है, तो सिग्मा तो होगा ही, साथ में पाई और छूस दिया और ओवरलैप करने लगे और नजदीक आ गए, बॉन्ड छोटा हो गया। ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, एक और ओवरलैपिंग हो गई, तो उसके और यानी जितने ज्यादा मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाएगी बॉन्ड लेंथ छोटी होती चली जाएगी। यानी ये भी बड़ा सीधा सा क्राइटेरिया है कि सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन का वो छोटा बड़ा होगा और कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड वो छोटा होगा। क्यों? क्योंकि सर सिग्मा बॉन्ड तो इसमें भी है, लेकिन इसमें दो पाई बॉन्ड और बन गए, पाई बॉन्ड की वजह से ओवरलैपिंग और बढ़ जाएगी, ओवरलैपिंग बढ़ने से वो और करीब आ जाएंगे, करीब आने से बॉन्ड लेंथ उतना ही छोटा हो जाएगा। यानी ये भी बिल्कुल साफ समझ में आता है। और ये लगभग सेम पीरियड के लोगों के साथ कंपेयर करने के लिए ये रूल लगाया गया है। जैसे कार्बन हो गया या फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये कार्बन तो खैर अलग केस बन गया, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एक ही पीरियड के लोग हैं सेकंड पीरियड में, तो इस सेकंड पीरियड में बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जा रही है बॉन्ड लेंथ छोटी होती जा रही है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड सबसे छोटा और फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड इनमें सबसे बड़ा। क्लियर है? और तीसरा रूल बनाया गया है वो है नेगेटिविटी के डिफरेंस का, जो कि आप पीरियड के लॉन्ग देख सकते हैं। अगर नेगेटिविटी का अंतर दो लोगों के बीच में बढ़ता है तो बॉन्ड छोटा होता है, बिल्कुल सीधा समझो। यानी अगर आप जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की बात करें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये सब एक ही पीरियड के लोग हैं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो एक ही पीरियड में आप अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो नेगेटिविटी का अंतर सबसे ज्यादा HF के अंदर देखने को मिलता है। फ्लोरीन और हाइड्रोजन की नेगेटिविटी में सबसे बड़ा अंतर, जितना ज्यादा नेगेटिविटी का अंतर होगा वो बॉन्ड उतना ही छोटा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा नेगेटिविटी में डिफरेंस होगा उनके बीच में उतने ही डेल प्लस पोलैरिटी आएगी, और पोलैरिटी की वजह से वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, अट्रैक्शन की वजह से वो उतना ही छोटा होता चला जाए। यानी जैसे आप किसी पीरियड की बात करें, अगर आप किसी भी, ये इसी तरह से जाता रहता है क्या जैसे अभी जा रहा है? यस सर। तो ये जैसे जैसे आप किसी भी पीरियड में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे निगेटिविटी का अंतर सबसे ज्यादा HF के अंदर देखने को मिलेगा। जितना ज्यादा निगेटिविटी का डिफरेंस मिलेगा बॉन्ड उतना ही छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा निगेटिविटी का डिफरेंस होगा इन दोनों एटम्स पर डेल प्लस और डेल माइनस के चांसेस, यहां डेल माइनस और यहां डेल प्लस और डेल माइनस के चांसेस बढ़ेंगे, जिसकी वजह से इनके बीच में अट्रैक्शंस बढ़ेंगे और इनका साइज छोटा होता चला। यानी रफली ये तीन रूल्स बॉन्ड लेंथ को गवर्न करते हैं। लेकिन फिर वही है सर, पूरी केमिस्ट्री इन तीन रूल्स के ऊपर नहीं चलती, लेकिन कम से कम कोई पूछे भाई बॉन्ड लेंथ को कौन गवर्न करता है, तो कम से कम हमें एटलीस्ट ये तीन बातें पता होनी चाहिए कि जब आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे उतरते हैं तो आपका साइज बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉन्ड लेंथ किसी भी दूसरे एटम के साथ वो बढ़ती चली जाती है। यानी आप चाहे HF HCl HBr को कंपेयर करें, चाहे F2Cl2 को कंपेयर करें, चाहे आप कार्बन के किसी ग्रुप को कंपेयर करें, आपकी बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाएगी अगर आप नीचे उतरते चले जा रहे हैं। दूसरा, अगर आप बॉन्ड्स की मल्टीप्लिसिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो भी आपकी बॉन्ड लेंथ वो घटती चली जाएगी। जितना मल्टीपल बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड लेंथ उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। लेकिन ये रूल सही है जब आप किसी पीरियड के लोगों की बात करते हैं, ठीक। तो उसी तरह से पीरियड में आगे बढ़ने पर जितना ज्यादा नेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ता जाएगा उस केस में बॉन्ड लेंथ उतनी ही छोटी होती चली जाएगी, क्योंकि उनके बीच के अट्रैक्शंस इंक्रीज करते चले जाएंगे। क्लियर है यहां तक? तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ता है तो फिर बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा तो इनके ऊपर पार्शियल चार्जेस बढ़ेंगे। हाँ सर। पार्शियल चार्जेस बढ़ेंगे तो इनका चिपकाना अट्रैक्शन बढ़ेगा। हाँ। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये करीब आने लगेंगे तो बॉन्ड छोटा हो जाएगा। प्रज्ञा कॉपी लाइयो। कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? शाबाश। ये वाली बात समझ में आ गई। तो ये कुछ बातें थी जो हमें VBT VS EPR और हाइब्रिडाइजेशन के अंदर थोड़ी सी और इंक्लूड करनी थी, लेकिन तुम्हारे टेस्ट की वजह से इनको तब नहीं किया था हमने। आने ही थे, पूछना क्या है, पता नहीं कैसे। तुम लोग का ये टेस्ट का रिजल्ट आ गया भाई? कौन आया फर्स्ट? यस सर। हर्षदीप आया। हर्षदीप तूने रिजल्ट देख लिया? ये बता रहे तू फर्स्ट आया है? यस सर। कैसे, कब, क्यों, ये कब हुआ? हर्षदीप केमिस्ट्री में कितने? 70। यस सर। अच्छा, 100 में से
यस सर। ये तो खराब है। वो सर क्लासेस नहीं करा पाया था थोड़ी देर। अच्छा, अक्षरा, इस बार अक्षरा का क्या रिजल्ट है? अक्षरा का? सर इस पर मैं नहीं दी थी टेस्ट। अच्छा, टेस्ट नहीं दिया। अच्छा, स्पंदना टेस्ट दिया था? नहीं अच्छा, और काका? यस सर। टेस्ट? सर नहीं गया। टेस्ट दिया ही नहीं? दिया था, अच्छा नहीं गया। अच्छा नहीं आया? फिर मैथ्स में अच्छा गया, बाकी दोनों अच्छे नहीं गए। अच्छा, इसमें सारा का सारा सिलेबस बॉन्डिंग का ही था? अच्छा, तो ये तो करना चाहिए था। क्वेश्चन परसेंटेजेस कैरेक्टर और इन सब के आ गए थे सर। हाँ भाई, चलो फिर नोएडा सेक्टर 4 में किसी का अच्छा रिजल्ट आया? का किसका? बहुत सारों का आया। शाबाश। तो अब उसको जो भी पेपर था उसमें जो कमियां हैं उसको करो यार, मतलब थोड़ा सा और करो और कोशिश करो। हाँ ठीक है, नहीं बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा और कोशिश करो और जो भी कमियां हैं उनको दूर करते, क्योंकि क्या चीज? अबे बैग क्यों पैक कर रहे हो? रुक जाओ अभी 5 मिनट। नहीं एक सेकंड, यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको? हाँ मोटी इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद अभी रह गई ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, यहां तक समझ में आ गया भाई? एक नए टॉपिक को सिर्फ शुरू करते हैं, अगली क्लास में उसको वाइंड अप कर देंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। इसके बाद एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मॉथ और पढ़ेंगे और बात खत्म हो जाएगी। ठीक, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बस एक छोटी सी बात करके डिस्कशन करके बात खत्म करेंगे। ये जो बॉन्ड बनने वाला है ये एक ऐसा बॉन्ड है जो हाइड्रोजन बनाता है किसी दूसरे के साथ, लेकिन ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, ये आयनिक बॉन्ड नहीं। ये एक ऐसा बॉन्ड है जो दूर दूर से आपस में एक दूसरे की बातचीत है। बातचीत का मतलब कुछ ऐसा हो गया जैसे मान लीजिए, हाँ कुछ ऐसे ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने HF ले लिया या पानी ले लिया, कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं। तो मान लीजिए आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर लेते हैं और ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मान लीजिए मेरे पास HF का मॉलिक्यूल, ठीक, इसी HF के साथ एक और HF मॉलिक्यूल होगा, एक और HF होगा, बहुत सारे HF होंगे। तो ये बताओ H और F के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है H और F का, क्या इसको कोवेलेंट कह सकते हैं? ये हमारा प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक, वाला भी कोवेलेंट बॉन्ड, ये सारे हमारे कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, अगर ये पास पास हैं तो क्या H और F किसी और तरह से इंटरेक्ट नहीं कर सकते? तो मैंने कहा देखिए मुझे जितना समझ में आ रहा है वो ये कि H और F की नेगेटिविटी में अच्छा खासा अंतर होता। ठीक, ये ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है मान लिया, लेकिन H और F में जबरदस्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जिसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन की वजह से इस हाइड्रोजन पर डेल प्लस और इस फ्लोरीन पर डेल माइनस होगा। क्लियर है? और यही चीज यहां पर भी होगी सर, दिस इज डेल प्लस एंड दिस इज डेल माइनस। सिमिलरली ये भी हमारा डेल प्लस होगा, ये डेल माइनस होगा, ये भी डेल प्लस होगा, ये डेल माइनस होगा। एक चीज जो दिखाई देती है वो ये कि भले ही HF के जो आपस में मॉलिक्यूल्स हैं, वो HF का जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है मान लिया, लेकिन इनके जो दो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में भी सर एक इंटरेक्शन होगा जिसको आप मना नहीं करेंगे। समझिए क्यों सर? एक डेल प्लस है, एक डेल माइनस है, तो जिस हाइड्रोजन पे डेल प्लस है वो फ्लोरीन के साथ इंटरेक्ट करेगा सर, आप इसको रोक कैसे सकते हैं? बात तो सही है। और वो इंटरेक्शन यहां भी देखने को मिलेगा और वो इंटरेक्शन यहां भी देखने को मिलेगा। यानी जो मैं समझना चाहता हूं वो ये कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड्स है वो तो ठीक है, चलिए कोवेलेंट, लेकिन ये पॉसिबल है कि किसी एक मॉलिक्यूल का एक एटम किसी दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट कर सके ड्यू टू नेगेटिविटी डिफरेंस, जिसकी वजह से ये जो इंटरेक्शंस तैयार होंगे इन इंटरेक्शंस को आप हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम दे सकते हैं। दे आर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या ये कहना ठीक लगता है? दे आर कोवेलेंट बॉन्ड्स? नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं। कोवेलेंट बॉन्ड तो अंदर, कोवेलेंट में तो शेयरिंग होती है, तो कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं है। क्या ये कह सकते हैं आयनिक बॉन्ड है? नहीं सर, आयनिक बॉन्ड में मैंने दिया और आपने लिया, यहां पर हमारी और आपकी तो बातचीत ही नहीं है। आप अपना खेल रहे हैं, हम अपना खेल रहे हैं, बस ये कि किसी ने दूर से देख लिया, अरे तुम्हारे ऊपर डेल माइनस, हमारे ऊपर डेल प्लस, चलो आपस में थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन शो करेंगे। तो दिस वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड दिस फ्लोरीन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। बताओ यहां तक समझे? आप थोड़ी सी अकल लगा के बात को खत्म करेंगे। ऐसा अट्रैक्शन या इंटरेक्शन कब देखने को मिलेगा तुम्हें? बहुत सोच के जवाब देना पड़ेगा।
क्वेश्चन क्या है? ये इस तरह का इंटरेक्शन कब देखने को मिलेगा? जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत हाई नहीं रहेगा। मतलब नहीं, एक सवाल और क्लियर करते हैं क्योंकि इतनी जल्दी तुम समझ ही नहीं पाओगे। अब इस हाइड्रोजन का इस बगल वाले के साथ जो भी बातचीत हो रही है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बातचीत कब होगी बस ये बता दो। नहीं बहुत सोच के ज्यादा नहीं, ये दोनों तीनों नहीं, बहुत सोचो पहले। ये बातचीत आपस में कब करेंगे? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सोहम। सर पर ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए क्यों होगा? नहीं अब सबके लिए होगा, लेकिन बोला ये जाता है दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी हाइड्रोजन जब इस तरह से इन्वॉल्वमेंट शो करता है तो उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दिया जाता है। अब जहां पर भी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होते हैं, बहुत सारी हर जगह पर होते हैं, तो वो तो अलग केस है। हम तो सिर्फ एक यूनिक टाइप के बॉन्ड को और एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि अब हाइड्रोजन के साथ जब इस तरह का इंटरेक्शन देखने को मिले तो उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दिया जाता है, और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज में बड़ा अंतर दिखाई देता है। हम उन प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले ये बात करना चाह रहे हैं कि भाई ये इंटरेक्शन अगर हुआ तो इसका वजह क्या है। अगर तुम थोड़ी सी भी अकल लगाओ तो तुम्हें समझ में आएगा। इसकी सिर्फ दो वजह है, एक ये कि मेरे ऊपर डेल प्लस है और एक ये तुम्हारे ऊपर डेल माइनस। बताओ समझे कि नहीं? अरे अभी बात खत्म नहीं है। मेरे ऊपर डेल प्लस कब आएगा ये सोचना है, और तुम्हारे साथ इंटरेक्ट करूंगा कब करूंगा ये सोचना है। और उसका सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, किताबों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ते, सिर्फ एक अपनी लैंग्वेज में बात कर लेते हैं। जब हाइड्रोजन फोन से लगा हो और उस हाइड्रोजन के बगल में एक फोन हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वरना हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। बात कर क्या मतलब हुआ? हाइड्रोजन जब फोन से लगा हो, FON से, समझो, हाइड्रोजन शुड बी अटैच कोवेलेंट बॉन्ड, अटैच कोवेलेंटली विद फोन, यानी हाइड्रोजन का एक मस्त कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए किसके साथ? फोन के साथ। फोन समझ रहे हो? FON। अगर ऐसा हुआ, सिर्फ इतना, अगर ऐसा हुआ तो क्या तुम मानते हो हाइड्रोजन पे बड़ा सा डेल प्लस चमकने लगे? क्योंकि अगर वो फोन से लग गया तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वो हाइड्रोजन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ऐसे में हाइड्रोजन के ऊपर एक बढ़िया डेल प्लस आ जाएगा। और हाइड्रोजन के बगल में भी फोन रखा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो फोन होगा तो उसके ऊपर लोन पेयर होंगे और वही लोन पेयर इंटरैक्ट करने देगा इस डेल प्लस के साथ। समझो, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्राइटेरिया बड़ा सीधा है कि हाइड्रोजन शुड बी कोवेलेंटली बॉन्डेड विद फोन, एंड फोन मतलब FON, एंड देयर मस्ट बी FON adjacent to this hydrogen atom। अगर ये सिचुएशन है तो आप समझ लीजिएगा इस H का जो भी इंटरेक्शन दिखाई दे रहा है इनके साथ, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। समझो बात। क्लोरीन के केस की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई बड़ा यूनिक बॉन्डिंग माना जाएगा, तो हम बात करेंगे। हाँ, अब सोचना, ये पास आ गए, पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए वो लिक्विड है। पानी के खानदान का H2S भी होता है लेकिन वो गैस है, क्योंकि वहां हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? सल्फर से। और यहां हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से जुड़ा आदमी फोन, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। H2S इज अ गैस बट H2O इज लिक्विड। HCl इज गैस लेकिन HF इज लिक्विड। तो हमारे मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज पे बहुत फर्क पड़ेगा इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हम उस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की क्लास खत्म करने से पहले हर बच्चा एक बात ये याद कर ले कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्राइटेरिया क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्राइटेरिया है हाइड्रोजन शुड बी कोवेलेंटली बॉन्डेड विद फोन एंड देयर मस्ट बी अ फोन एडजेसेंट टू दैट हाइड्रोजन एटम। इफ इट इज अ केस, पक्का इंटरेक्शन होगा ही होगा, और वो इंटरेक्शन होगा हाइड्रोजन के डेल प्लस का इन लोगों के इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ। इन लोगों के इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर इस डेल प्लस के साथ इंटरेक्ट करेंगे और इस इंटरेक्शन का नाम रखा जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। बताओ समझे यहां तक? तो आप आज के लिए इतना ही बात करते हैं। अगली क्लास में इसको थोड़ा सा बात खत्म करेंगे, तो इसको थोड़ा जितना भी आज किया है उसको एक बार रिवाइज कर लेना सही से, है ना, और फिर आगे बात करते हैं। चलो भाई, आज बाय बाय, जय हिंद। जय हिंद सर। हाँ हाँ, नहीं सिर्फ डेल प्लस जैसे होता है, प्लस और माइनस आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, बस कोई नहीं हो रही है नकली बॉन्ड। मतलब सिर्फ प्लस और माइनस, भाई प्लस और माइनस कोई बॉन्ड थे ना बनाते, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता ना, तो प्लस और माइनस का जो भी अट्रैक्शन है इस बार उस अट्रैक्शन का नाम रखा गया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दिस इज नॉट ओवरलैपिंग, दिस इज नॉट कंप्लीट ट्रांसफर, पास मिलाने की कोशिश करता है। इसीलिए पानी पानी है लेकिन H2S हवा है, गैस है। क्यों? क्योंकि सर वो पास नहीं आ पाते, तो वो दूर दूर ऐसे घूमते। पानी में मॉलिक्यूल कहते हैं, चलिए बात करेंगे तो पास आ जाते हैं, पास आने से वो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं।
स्टेट चेंज हो सकती है, डेंसिटी में फर्क पड़ेगा, स्टेट तो कई कई प्रॉपर्टीज में फर्क पड़ेगा। चलो भाई आज इतना ही करते हैं, चलो बाय बाय। हाँ